तो आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। मतलब क्रिकेट में तो जय शाह साहब ने हमारे इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया कि इतनी सारी चीज़ें अनकोड करने के लिए हैं। हम लोग को सबसे पहले तो दुलीप ट्रॉफी की जो स्क्वाड्स आई हैं उससे हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं एग्जैक्टली कि बीसीसीआई किस तरफ मूव कर रही है। क्या एक सर्टन शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ को प्रमोट नहीं करा जा रहा, जो कि एक बहुत हॉट टॉपिक चलता है आज के टाइम पे। केएल राहुल का फ्यूचर क्या हो सकता है, बुमराह, रोहित, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, इनको क्यों रेस्ट करा गया एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें डिकोड करेंगे। उसके बाद हम लोग को बात करनी है आईपीएल के बारे में। ठीक है, आईपीएल में 2-3 चीजें थी जो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखी थी, वो तो उसने वैलिडेट करी थी जय शाह ने। लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज बोली है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कैसे हो सकता है। उसको कवर करेंगे। मॉर्नी मॉकल हेड कोच बन गया इंडियन टीम का, वही बात करनी है। एंड फिर लास्टली इंडिया और पाकिस्तान का जो भी बातें चलने की चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, इंडिया जाएगी कि नहीं जाएगी, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है जय शाह ने, जो कि वही इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इतना आसानी से आपको डिकोड कर नहीं पाओगे उस चीज को। इतना समय तो मेरे को पता ही नहीं था। गौतम गंभीर के बारे में भी जय शाह ने बोला कि वो 3 फॉर्मेट का कोच क्यों है। तो ये मतलब छोटी छोटी कई सारी चीजें जो कि हमें ब्रेक डाउन करनी है। बट फुटबॉल में हमें 2 मेजर चीज कवर करनी है। एंड फुटबॉल में मैड्रिड भाई एज यूजुअल मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ही एक कप जीत गई है। राइट। सो पहली बार हमें एक ऑफिशियल मैच में देखने को मिला है एम्बापे और वो जो ट्रियो देखने को मिला है। सो कुछ चीजें कुछ हिंट्स हैं जो कि हम लोग डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं इसके अंदर। एंड देन फाइनली जो सबसे मजेदार टॉपिक है इन माय ओपिनियन वो है पीएल प्रेडिक्शंस का। वो करने बहुत मजा आने वाला है क्योंकि उस एक्चुअली में उसकी रिसर्च में मेरे को पता नहीं घंटों लग गए थे भाई। इतना ज्यादा टाइट रेस है कि एक्चुअली बहुत मजा आएगा उस चीज को प्रेडिक्ट करने में। मैं भी जस्ट लाइक द लिसनर्स सुनने को तैयार हूँ क्योंकि मैं भी स्पेक्टेटर ही हूँ इसमें। बट वी विल स्टार्ट विद क्रिकेट। राइट। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है कैप्टेंसी को लेके। ये वाला सेगमेंट अभी चलने वाला है दुलीप ट्रॉफी के अराउंड कि उसकी स्क्वाड्स को हम एनालाइज करेंगे, क्या पता इंटरप्रिटेशन निकलते हैं वो निकालते हैं जरा। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन जो कि इन 4 स्क्वाड्स हमें मिला है वो ये है कि भाई इंडिया का फ्यूचर कैप्टन किसको प्रमोट कराया जा रहा है, किसको पुश किया जा रहा है, एंड किन लोगों को इग्नोर करा जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपली अगर मैं स्टार्ट करूँ इस टॉपिक को तो ऋषभ पंत जो है उसको कैप्टन नहीं बनाया गया। हाँ, सरप्राइजिंगली उसकी टीम में अभिमन्यु ईश्वरन है जो कि खुद भी एक बहुत ही रिनाउंड नेम है, इंडिया स्क्वाड में भी आ चुका है पहले। राइट। तो डोमेस्टिक सर्किट में इतना बड़ा नाम है, समझ में आता है। बट एक बंदा जो कि इंटरनेशनल खेल रहा है, वर्ल्ड चैंपियन है, उसका नाम हमेशा थोड़ा ज़्यादा कंटेंशन में रहेगा। एंड हमें पता है कि ऋषभ पंत को आप चाहो ना चाहो लेकिन उसको रखा जाएगा मोस्टली तीनों फॉर्मेट में, लेकिन स्पेशली टेस्ट मैचेस में जहाँ पे उसकी जगह आई थिंक डिजर्वेडली बनती भी है। लोग T20s और ODIs में सवाल उठाते हैं, बट आई थिंक टेस्ट मैचेस में हम सब अग्री कर सकते हैं कि हम मिस करा है उसको भाई। एंड वहाँ पे शुभमन गिल का अभी इतना कोई एश्योरेंस है नहीं कि वो टेस्ट मैच में आगे जाके कितना अच्छा खेलेगा। तो ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा कंटेंडर है सबके आंखों में कि वो आगे जाके टेस्ट की कैप्टेंसी कर सकता है। रोहित शर्मा और मेरे ख्याल से एक टेस्ट साइकिल और ज्यादा मैक्स इसके बाद नहीं हो पाएगा। 2 साल राइट। बहुत हुआ तो 3 साल की इस जगह अगर वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना है तो उसके बाद तो फिर 5, 6, 7 सालों तक ऋषभ पंत ही कप्तानी कर सकता है। बट उसको यहाँ पर भी कैप्टन नहीं बनाया गया। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज, देखो श्रेयस अय्यर को अपनी टीम का कैप्टन बनाया क्योंकि आई थिंक उस स्क्वाड में और कोई कैप्टन मटेरियल एज सच था नहीं, क्योंकि श्रेयस अय्यर को ओवरटेक कर जाता तो वो एकदम सही डिसीजन है। बट फिर शुभमन गिल को हम लोग देखते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी कैप्टन है अपनी टीम का, जो क्योंकि आई थिंक उस टीम में भी सबसे डिजर्व्ड कैंडिडेट ऋतुराज गायकवाड़ ही था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शुभमन गिल की स्क्वाड में शुभमन गिल कैप्टन तो है ही, चलो केएल राहुल स्क्वाड में उसको कैप्टेंसी तो छोड़ दो, विकेट कीपर भी नहीं है भाई वो। तो विकेट कीपर कौन है? कई सारे ग्राफिक्स में ध्रुव जुरेल को विकेट कीपर दिखाया जा रहा है। ओके। तो केएल राहुल फॉरगेट कैप्टेंसी, अब वो टेस्ट मैचेस में शायद विकेट कीपिंग भी नहीं करेगा जैसा पहले भी हुआ करता था, बट ही शोड सम प्रॉमिस। तो ये क्या शुभमन गिल को, पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जबरदस्ती हमें थोपा जा रहा है हर फैन के ऊपर कि ये हमारा नेक्स्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर है। एंड 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं, हमारा नेक्स्ट 3 फॉर्मेट कैप्टन भी है। क्योंकि मैं आगे अभी इस सेगमेंट में डिस्कस करूंगा जब जय शाह ने गौतम गंभीर के बारे में बात करी ना कि उसको 3 फॉर्मेट का कोच क्यों बनाया, बहुत सिंपल सा रीजन दिया है। बट अगर वही रीजन हम लोग प्लेयर्स के लिए यूज करने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक इंटरप्रिटेशन ऐसे निकल सकता है कि ये एक्चुअली में जबरदस्ती क्या मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है, उसको फेवरेटिज्म कह लो, कुछ भी कह लो, बट शुभमन गिल को देखा जा रहा है एज द नेक्स्ट 3 फॉर्मेट कैप्टन ऑफ इंडिया। भाई कोई माने या ना माने ये फेवरेटिज्म, मतलब फेवरेटिज्म नहीं भी कहना तो जो भी प्रमोशन कह रहे हैं हम लोग, शुगर कोटिंग ये है तो है ही। एंड आई डोंट थिंक कोई भी इसमें बंदा डिनाई करेगा।
कोई ऑनेस्ट शुभमन गिल फैन हो तो वो भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि शुभमन गिल को थोड़े चांसेस एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। एंड भाई उसमें मेरिट भी है उसका, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना प्रूफ कर चुका है कि वो एक्चुअली में ही कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो इसलिए उसको उस तरीके से देखा जा रहा है। बट ये जो कैप्टेंसी वाला पॉइंट है, ये जो ऋषभ पंत को कैप्टेंसी नहीं दी गई, आई थिंक मैं उससे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि हमने आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में कितनी बात करी कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका कैप्टन होना अगर वो आगे जाके इंडियन टीम की कैप्टेंसी कर सकता है। बट इन सब डिसीजन से इट सीम्स लाइक कि शुभमन गिल वो बंदा होगा जो कि तीनों फॉर्मेट में कैप्टेंसी करेगा। एंड जो केएल राहुल वाला पॉइंट है वो टू सम एक्सटेंट मेरे को समझ में आता है, क्योंकि हमने वही देखा था ना लास्ट टाइम भी कि जब इंडिया के अंदर टेस्ट मैचेस हो रहे थे तो उसमें उसको चूज नहीं, जब इंग्लैंड वाला था सीरीज, केएस भरत को चांस दिया था, फिर ध्रुव जरैल को दे दिया था। आई थिंक वो इसलिए दिया था जो कि तुमने उस टाइम पे कहा था कि वो स्पिन के टाइम पे रिएक्शन टाइम चाहिए होता है। जब विकेट के जस्ट पीछे खड़े हुए हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है अश्विन जडेजा जैसे बॉलर पे विकेट कीपिंग करना इन इंडियन कंडीशंस। राइट, वहां पे आपको एक स्पेशलिस्ट कीपर चाहिए होता है। विकेट कीपर बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन विकेट कीपर, वो डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक हाँ, ये तो तुमने सही कहा कि केएल राहुल वाला तो होना ही था। इट्स जस्ट सैड टू सी कि वो बंदा एक टाइम पे वाइस कैप्टन था इंडिया का, और इतना गंदा बेचारे का वो मतलब डाउनफॉल है। बट शुभमन गिल का देखो, मुझे पहली बात तो कोई भी नाम हो, गिल हो या कोई भी हो, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात से कि आप तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन क्यों बनाना चाहते हो। हमें उस चीज से आगे निकलना है ना। तो अब हम लोग अभी भी क्यों, मैं कह रहा हूँ चलो तीनों फॉर्मेट का अलग कैप्टन ना भी बनाओ अगर, क्योंकि मैंने आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कैसे इस साल सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस हुए हैं। अब बहुत बड़ा चांस है कि आगे जाकर भी ओडीआई मैचेस बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करेंगे, तो अब सिर्फ एक ओडीआई के लिए अलग से टीम बनाओगे, शायद ही फीजिबल ना हो। अभी तक लग रहा था पिछले साल तक, लेकिन अब एकदम से चेंज आया है। तो एटलीस्ट आप एक वाइट बॉल का कैप्टन और रेड बॉल का कैप्टन कर लो। बट हर जगह एक ही कैप्टन रखना, मतलब मुझे लगता है हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। वो जो आइडियोलॉजी थी वो 10 साल पहले तक अच्छी लगती थी एंड काम भी आती थी, हमें सक्सेस भी मिला धोनी के अंडर उससे। अब आज का टाइम जितना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, जो डायनामिक्स बदल गए हैं, हर गेम के हर फॉर्मेट में कितना स्पेशलाइजेशन हो गया है भाई, बहुत फर्क हो गया बैटिंग स्टाइल में। तो आपको इनएविटेबली हर चीज में स्पेशलाइज करने के लिए अलग अलग लोग चाहिए होंगे। हम लोग अभी तक ये देख रहे थे कि 3 फॉर्मेट के प्लेयर्स की हमने बात कही थी कि ये लोग नहीं अब एग्जिस्ट करने चाहिए। देन गौतम गंभीर के अंदर हमें थोड़े हिंट्स मिले कि एग्जिस्ट करेंगे, बट ये तीनों फॉर्मेट में एक ही बंदा कैप्टन हो, या चलो वही रेड बॉल वाइट बॉल करके भी कर ले, तो दोनों में एक ही कैप्टन हो, तो भाई मतलब एक्चुअली में थोड़ा सा ये बमर है, क्योंकि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि हम लोग ऐसे आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं, जबकि हम लोग बहुत टाइम से इस चीज़ की बात कर रहे हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, बट वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैं एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा इस सेगमेंट के लिए कि कई लोग कहेंगे कि शुभमन गिल के साथ फेवरेटिज्म क्यों हो रहा है, इफ़ एट ऑल। और एक मैं सिंपल एक एनालिजी देना चाहता हूँ, ये ऐसा पहली बार आप नहीं देख रहे होते हुए। अगर आपने क्रिकेट बहुत टाइम से देखा हुआ है तो ये युवराज सिंह के टाइम से भी आप देखोगे तो चलता हुआ आ रहा है। वैसे हम लोगों ने जो है 80s और 90s से क्रिकेट तो नहीं देखा, बट 2000 से तो हम देख ही रहे। तो उस टाइम पे युवराज सिंह के साथ भी यही था भाई, ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट कैप्टन, पर फिर धोनी को आउट ऑफ नोवेयर बना दिया गया। गौतम गंभीर वाज द वाइस कैप्टन, उसको एकदम से हटा के विराट कोहली को बना दिया गया। तो हर एक बंदा, हर एक कैप्टन जो होता है अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब टीम को आगे लेके जाने वाला नेक्स्ट बंदा कौन होने वाला है। और वो हर बार मेरिट पे नहीं होता, वो गट फीलिंग पे भी होता है। हाँ। अगर गट फीलिंग नहीं होती ना तो गांगुली धोनी को कभी देते ही नहीं चांसेस 1-2 मैचेस के बाद। उसके बाद उसने 180 मारे थे। राइट। तो कई बार गट बेस्ड इंस्टिंक्ट्स होते हैं एंड हम लोग अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, मैं तो खुद ही डिसएग्री कर रहा हूँ, पर मैं इस डिसएग्रीमेंट के चक्कर में इतना एरोगेंट नहीं होना चाहता, या मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी इतना एरोगेंट ना हो कि हम लोग ये भूल जाएं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, गौतम गंभीर, उससे पहले राहुल द्रविड़, ये सब लोग ने कुछ तो देखा होगा शुभमन गिल में, राइट, जो कि हम यहाँ से बैठ के नहीं देख पा रहे। वो लोग रोज उससे इंटरेक्ट करते होंगे, ड्रेसिंग रूम के अंदर देखते होंगे, तो कुछ तो चीज़ होगी जिसके वजह से उसको पुश करा जा रहा है। ये सोचना आई थिंक बहुत ही मूर्खता वाली चीज़ होगी हम लोगों के लिए, अगर हम ये सोचें कि बीसीसीआई उसको फेवरेटिज्म में प्रमोट कर रही है क्योंकि उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्लिक्स ज़्यादा मिलेंगे, जो भी है, पर उसके चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा नहीं खेल रही है तो किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर की पब्लिसिटी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली पॉइंट फेयर है, बट डू यू थिंक कि ये जो पीआर वाला पॉइंट आता है हमेशा, हर कोई शुभमन गिल की जब भी बात होती है तो वो पीआर वाला पॉइंट ले आता है,
डू यू थिंक एक्चुअली में कि कैप्टेंसी जब हम लोग अलॉट करते हैं किसी बंदे को तो पीआर इन्वॉल्व होती है, पीआर इन्वॉल्व होती है उसके अंदर? मुझे लगता है सिलेक्शंस के टाइम पे कुछ हद तक बंदा ना चाहते हुए भी इफेक्ट तो होता है आज के डेट में, जो सोशल मीडिया से प्रेशर आता है। बट कैप्टेंसी जैसी चीज में मुझे लगता है कि अगर पीआर का इन्वॉल्वमेंट है भी तो 100 में से 5% होगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, अगर सिर्फ पीआर की बात होती तो विराट कोहली को कैप्टेंसी से क्यों हटाया था? बहुत आसान होता गांगुली के लिए बोल देना कि ठीक यार, कोहली की खुद की मर्जी है कि उसको T20 में कैप्टन नहीं रहना, उसको ओडीआई और टेस्ट मैचेस में रहने दो कैप्टन। अभी भी तो रोहित शर्मा ओडीआई और टेस्ट मैचेस में कैप्टन है ना। हाँ। उसको तीनों जगह से क्यों हटाया? ये हार्ड कॉल क्यों ली? कोहली से बड़ी पीआर तो दुनिया में किसी की नहीं है ना। तो अगर कोहली इस चीज से नहीं बच पाया तो शुभमन गिल क्या चीज है यार? फेयर पॉइंट, राइट। तो आई थिंक हम लोग को इस चीज पे डिसएग्रीमेंट करना बिल्कुल वैलिड है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंडियंस हैं और हमारी टीम का अगले 10 साल तक कोई कैप्टन हो सकता है। तो एटलीस्ट हम माने ना माने एटलीस्ट उसको बैक तो कर सकते हैं। मेरा मैसेज यही होने वाला है। फेवरेटिज्म हो ना हो, आपका फेवरेट प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ होगा, मतलब हम तो देखते रहते कितने कमेंट्स आते हैं भाई, हाँ, कि गिल को ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो वो सब डिसएग्रीमेंट करना ठीक है, बट एक रिस्पेक्टफुल वे में, और एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी कंट्री को बैक करना है। तो उसको जो भी लीड कर रहा है उसको आपको बैक करना चाहिए। मेरा मैसेज तो ये होने वाला है। देन द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कि बुमराह, अश्विन, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, हाँ। चारों को रेस्ट कर दिया गया। एंड ये लोग सेकेंड राउंड ऑफ दुलीप ट्रॉफी में भी नहीं खेलेंगे। जिनको नहीं पता है, 2 मैचेस बेसिकली जितने भी जो इंडियन प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं ना दुलीप ट्रॉफी में, सबको 2-2 मैचेस मिलेंगे मोस्ट लाइकली। और दोनों राउंड में ये चारों प्लेयर्स नहीं होने वाले। अब जय शाह से पूछा गया कि इनको आप क्यों नहीं खिला रहे, तो उनसे ये सिंपली कहा गया कि यार ये लोग जिस एज में हैं इनको इंजरी रिस्क नहीं करना चाहिए हमें। तो जबरदस्ती गेम टाइम देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आदमी को इंजरी हो जाए और फिर वो जो असली गेम टाइम था इंडिया की तरफ से खेलने वाला उसी में खेलना पाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इंजरी के तरह कई लोग कहेंगे बुमराह तो 30 साल का ही है, बट उसका बॉलिंग एक्शन ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा इंजूरियस है। तो अश्विन, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा तो 35 प्लस हैं अभी। तो यू हैव टू चूज योर बैटल्स, आपको कहाँ पे खेलना है कहाँ पे नहीं खेलना है। एंड दूसरी चीज उसने बड़ी साफ साफ बोल दी कि हमें कुछ प्लेयर्स को अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, राइट। तो आई अप्रिशिएट द ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से उसने बोला है। अगर क्या तुम्हें लगता है कि इंजरी वाला रीजन वैलिड है? आई थिंक मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इनको एटलीस्ट एक मैच तो फिर भी खेलना चाहिए था। बुमराह को नहीं, हाँ, राइट, स्पेसिफिकली रोहित एंड कोहली। अश्विन भी अभी लगातार मैचेस खेलता हुआ मुझे समझ में आता है, बट एंड अश्विन राजा है भाई इंडियन कंडीशंस में। बट रोहित शर्मा, विराट कोहली का ऑफ लेट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अश्विन को खिलाना है तो खिला भी दो। आई डोंट थिंक वो कुछ मना भी करेगा उस चक्कर में। बुमराह, हार्दिक पांड्या, इन लोगों का मुझे समझ में आता है कि क्यों नहीं कर रहे। एंड मतलब एक गौतम गंभीर ने तो ओपनली आके कह दिया ना कि इनका गेम टाइम हमें अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चीजें हैं। फास्ट बॉलर्स का डिफरेंट होता है। बट रोहित शर्मा और विराट कोहली का आई थिंक वो जो मेन रिस्पेक्ट वाला पॉइंट था वो इन 2 प्लेयर्स के लिए था। एंड आई एम नॉट सरप्राइज, मैंने उस पहले वाली पॉडकास्ट में कहा भी था कि मेरे ओपिनियन में ये दोनों नहीं खेलने वाले। एंड इसके चक्कर में यही कुछ रीजन होगा कि रिस्पेक्ट वाला इशू होगा। विराट कोहली तुरंत लंदन भी चला गया उसके, वो फोटो वीडियो आ गई उसकी देखते हुए। आई थिंक जो हम लोग स्टार कल्चर वाला कॉन्सेप्ट कह रहे थे, एंड उसने ये चीज बोली थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी आप ये देखते हो कि सारे प्लेयर जो है वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और तो कई लोग भी पॉइंट आउट करेंगे कि कमिंस खेल रहा है। मैं वही कहने वाला था कि वो स्टार कल्चर वाला जो हम लोग कह रहे हैं ना कि ये पूरा खत्म होना चाहिए, आई थिंक उसकी शुरुआत हो गई है। एंड वो शुरुआत इस सेंस में हो गई है कि शुभमन गिल जो हमारा नेक्स्ट कैप्टन होने वाला है उसको भी खेलना पड़ रहा है, केएल राहुल इनको भी खेलना पड़ रहा है। तो ये सारे प्लेयर्स जब खेल रहे हैं तो इसका मतलब इन माय ओपिनियन मैंने ये इंटरप्रेट करा है कि आगे जाके ये जो हम लोग कह रहे थे ना नॉर्म बन गया था, पहले क्रिकेटर्स का नॉर्म था ये, कि जब उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट जाएंगे, वो प्रूव करेंगे अपने आप को, देन वापस आएंगे। एंड देन बिकॉज ऑफ इतना वर्कलोड हो गया था विराट कोहली, रोहित शर्मा के टाइम पे कि इन लोगों ने खेला ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट काफी साल तक। इंडिया ये सारे मैचेस नहीं खेल पा रहे थे। तो अब उनको खेलने को कहा जाएगा तो आई डू थिंक वही वो रिस्पेक्ट वाला या ईगो जो भी आप कह सकते हो उस चीज के वो पॉइंट आएगा। बट अब नाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड इनको जब स्टार्टिंग से ही कह दिया गया है कि तुम्हें खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट टू इम्प्रूव योर गेम, आई थिंक ये आदत उनकी एंड तक रहेगी। एंड ये स्टार्ट है जो नेक्स्ट जनरेशन, हाँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, इन सबको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि एक अलग जनरेशन के पार्ट है। एंड प्लस 2-3 साल और 2-3 साल को हटा दो बाकी, राइट। एंड ये जो नए प्लेयर्स हैं आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन लोगों को अभी से कह दिया गया कि तुम्हें खेलना पड़ेगा। सो इन माय ओपिनियन ये स्टार्ट हो गया है, वो मशाल जला दी है कि अब स्टार कल्चर जो है खत्म होने वाला है
एंड आगे जाके हम एक्चुअली में उसको फुल फ्लो में इम्प्लीमेंट होता देख सकते हैं। प्लस जैसे जैसे आप हर फॉर्मेट की अलग अलग टीम बनाते रहोगे तो वैसे ही वर्कलोड कम हो जाएगा राइट। तो आपको फिर डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। आई थिंक हाँ, ये स्टेप एक राइट डायरेक्शन में है, बट हमें क्लियरली समझ में आ गया कि ये चीज़ एकदम अभी ऐसे अभी फॉर्म में नहीं आ सकता। अभी 2 महीने पहले तक 100 लेवल पे थी तो एकदम से 0 पे नहीं आ जाएगी, ट्रांजिशन होगा। ये चीज़ हमें जरूर समझ में आई है। आई होप ये चीज़ चेंज होती है आगे जाके। और एंड जो लास्ट पॉइंट है दुलीप ट्रॉफी की टीम से, वो मैं कहूँगा, तुम नोटिस करो जो 4 टीम सेलेक्ट करी हैं, 4 स्क्वाड हैं, ऑलमोस्ट हर एक पेसर को चांस मिला उसमें। हर एक पेसर को चांस मिला है। मैं कुछ नाम बताता हूँ। अर्शदीप सिंह है, उमरान मलिक है, आवेश है, खलील है, सिराज है, विजय कुमार विशक जो कि आरसीबी में थे इस साल, वो भी हैं, देश पांडे है, हर्षित राणा है, और मैं 3-4 नाम में और मिस कर रहा हूँ अभी। ये तो मैंने बहुत ऑन द टॉप ऑफ माई हेड जो मुझे याद है सब बोल दिए मैंने। इतने सारे पेसर्स आप यूज कर रहे हो। अभी नैरेटिव ये बना हुआ है कि बांग्लादेश की सीरीज घर पे होने वाली है और इंडियन बैटर्स को अपना स्पिनर्स के अगेंस्ट गेम इंप्रूव करना है, तो फिर पिचेस भी कायदे से वैसी होनी चाहिए। पर फिर भी आपने इतने पेसर्स ले रखे, इसका मतलब क्या है? पिच वैसी नहीं होगी नहीं, पर इसका मतलब पर्पस क्या है? आई थिंक स्पिनिंग कंडीशन में भी वो अच्छा परफॉर्म कर सके इसलिए। बीजेटी की तैयारी चल रही है भाई। अच्छा, आई थिंक ये जो सारे पेसर्स को चांस दिया गया है, हाँ, ये वही है कि दे वांट टू एवेलुएट देयर ऑप्शंस फॉर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, कि वहाँ पे हम कितने पेसर्स को ले जा सकते हैं। क्या हम कुछ पेसर जो कि ऑलरेडी 1-2 फॉर्मेट खेल रहे हैं इंडिया के लिए, जैसे कि अर्शदीप सिंह, क्या हम उनको टेस्ट मैचेस में भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? ये इतने सारे पेसर्स को हर टीम में लेने का मुझे लगता है कि कायदे से स्पिनर्स की बौछार लगनी चाहिए थी। हाँ, राइट। बट पेसर्स आपने इतने सारे क्यों लिए? मुझे लगता है ये लोग बीजेटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एंड ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आप ऑलरेडी उसके बारे में सोच रहे हो। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। और इसी चीज़ में और एक पॉइंट ऐड करते हुए, मॉर्ने मोकल को हमारा बॉलिंग का कोच बना दिया गया है। राइट। गौतम गंभीर ने जो डिमांड्स करी थी, आई थिंक वो ऑफिशियली सारी पूरी हो चुकी हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर, जो हमें बाहर से पता है। रैंट एंड डिस्कार्टर हमारे फील्डिंग कोच हैं, अभिषेक नायर बैटिंग कोच हैं, मॉर्ने मोकल नाउ बॉलिंग कोच, गौतम गंभीर हेड कोच है ओवरऑल। एंड मॉर्ने मोकल को चूज करना, फर्स्ट व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सही डायरेक्शन में एक स्टेप है या फिर डू यू डिसएग्री? आई थिंक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे मॉर्ने मोकल का इतना आइडिया तो है नहीं कि उसका बॉलिंग कोच एज अ टेन्योर कैसा रहा है उसका। राइट। सो आई माइट नॉट बी एबल टू गिव एक फर्म ओपिनियन इसके अंदर, बट मैं एक पब्लिक सेंटिमेंट जो था मैं उसको वॉइस आउट कर सकता हूँ कि काफ़ी लोग ना आजकल मीम्स बनाते हैं जिसमें गौतम गंभीर ने कहा था हमें एक फॉरेन कोच लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आई थिंक वो गलत कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को देख लेते हैं। आई थिंक उसका मतलब ये था कि एक हेड कोच फॉरेन कोच नहीं होना चाहिए। सो वही, आप हर चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तब आपको उसका एक असली मीनिंग पता चलेगा। बस वो एक लाइन बना के रील बना दी उसकी और सब लोग नीचे गालियाँ देने लग गए कि भाई ये तो अपनी बात को ही वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो वो फालतू चीज़ है। बट हाँ, मॉर्ने मोकल से कुछ, हाउ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी? सबसे पहले बात तो क्यों सेलेक्ट करा गया है, इसके पीछे 2-3 बहुत बढ़िया रीजन हो सकते हैं पोटेंशियली। सबसे पहला तो ये केकेआर के साथ बहुत टाइम तक खेला हुआ गौतम गंभीर के अंडर, फिर अभी एलएसजी में भी ये गौतम गंभीर के साथ था, वहाँ पे बॉलिंग कोच था ये जब जीजी मेंटोर था। हाँ। तो बहुत अच्छी रैपर है इनकी, और ये आपस में एक दूसरे को समझते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। एंड अपेरेंटली मॉर्ने मोकल ने कुछ अपकमिंग फास्ट बॉलर जैसे कि मयंक यादव, ओके, जो कि एलएसजी में ही 2 साल से था, हाँ, उसके साथ बहुत काम करा हुआ है। ऐसे 2-3 नाम और भी हैं, आवेश के साथ भी काम करा हुआ है। तो उसको पता है कि थोड़े अपकमिंग बॉलर, फास्ट बॉलर्स का सीन क्या है, तो उनसे उसकी ऑलरेडी अच्छी बनती है। सेकेंड पॉइंट जो है, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, अभी वो साउथ अफ्रीका में नहीं रह रहा, और वहाँ पे उसका खुद भी पर्सनली रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा ऑस्ट्रेलिया में। तो बीजेटी के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ही नोज हाउ टू एक्सप्लॉइट दोज कंडीशंस। तो इमीडिएट सक्सेस में भी वो हमारा एक रोल प्ले कर सकता है। ओके। एंड थर्ड पॉइंट, साउथ अफ्रीकन है, 27 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है। ओके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उससे बेटर थोड़ी कोई इंडियन जानता होगा वहाँ की कंडीशंस क्या है, हर ग्राउंड में कैसी पिचेस होती है। वो टैक्टिकली जब राहुल द्रविड़ के अंदर हम कहते थे ना कि हर ग्राउंड के लिए हर पिच पे क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, सबकी रिसर्च करता था वो काम गौतम गंभीर के लिए वर्ल्ड कप में 27 के मॉर्ने मोकल कर सकता है, वो इनपुट्स दे सकता है भाई। ऑलरेडी इजी हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा टैक्टिकली सेटअप करने में हर मैच के लिए। ओके। तो ये 2-3 पॉइंट्स मुझे लगते हैं जो कि मॉर्ने मोकल की वजह से इंडिया को फायदा कर सकते हैं। प्लस बॉलर की क्वालिटी पे तो कोई डाउट है नहीं यार। हाँ, डेफिनेटली। अब हर कोई अच्छा प्लेयर, हर कोई अच्छा कोच नहीं बन पाता, तो लेट्स होप कि वो एक इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छा करके दे, बिकॉज ये तीनों ही जो बंदे हैं, अभिषेक नायर, रैंटन एंड मॉर्ने मोकल,
इनका किसी भी कंट्री के साथ कोचिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, मोस्टली फ्रेंचाइज बेस्ड अभी इन लोगों का एक्सपीरियंस, जो कि गौतम गंभीर का खुद का भी वही है। हाँ। तो ये पूरे मैनेजमेंट के पास ना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने का, अगर आईसीसी ट्रॉफीज जीत जाए तो एंड आई होप कि ऐसा ही हो, बट मुझे लगता है प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है बीसीसीआई की। अगर ये जीत जाते तो एक्चुअली में सबके इस टाइम पे जो इनिशियल स्टेजेस में कोचिंग करी है वो सबके टेक ऑफ कर जाएंगे फॉर लाइफ तो सेट है। इंडिया में आके कुछ जीत गया तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बट नाउ लेट्स मूव टू दी आईपीएल। राइट, आईपीएल की हमें कुछ अच्छी चीज़ों की बात करनी है, कुछ एक दो शॉकिंग चीज़ें भी हैं। सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स बहुत जल्दी बोल देता हूँ जो कि हमें एक्सपेक्टेड भी थे। अभी जय शाह से बात हुई थी तो कुछ चीज़ें निकल के आई। जय शाह ने ओपनली कह दिया कि भाई मुझे पता है इम्पैक्ट रूल जो है वो ऑलराउंडर्स को रूइन कर रहा है, एंड आई थिंक हम सब इस बात पे एग्री कर सकते हैं। हाँ. हमने रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फायदे और नुकसान पूरे डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल के, एंड वो सारे उसने बोले हुए हैं। फर्स्टली कुडोस टू अस कि हमने 5 पॉइंट्स कवर करे। पहला पॉइंट ये जो नेगेटिव था वो ये था कि ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से, एंड इट इज़ नाइस टू सी कि जय शाह भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वहीं से चेंजेस आएंगे जो आएंगे। तो सिर्फ प्लेयर्स के बोलने से कुछ नहीं होता अगर वो टॉप लेवल के जो गवर्नर्स हैं वही बात नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो अगर वो भी इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है तुम सारे फायदे हटा दो, ये एक इतना बड़ा नुकसान है जो कि हमें इंडियन टीम में होता हुआ दिख सकता है कि ऑलराउंडर्स बन ही नहीं रहे, तो सिर्फ इसी के लिए हटा देना चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर रूल। हाँ, नहीं मेरे हिसाब से भी यही है, क्योंकि ये चीज़ जब हम लोग प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे थे तो ये चीज़ मैंने स्पेसिफिकली बोली थी कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल जब पहली बार आया था तो मुझे बहुत मजा आया था, और बाय द टाइम वो T20 वर्ल्ड कप आया और स्क्वाड बनाने में इतनी डिफिकल्ट होने लग गई कि कहाँ से लाए हम लोग एक्चुअली में ऑलराउंडर्स, और उसमें हाँ दुबे को खिलाना पड़ा हर मैच, जबकि वो बॉलिंग एक भी ओवर नहीं डाला उसने पूरे वर्ल्ड कप में। तब वो रियलाइज हो गया भाई कि ये चीज़ टिक नहीं सकती लॉन्ग टर्म में और ये अल्टीमेटली हार्म करेगा। बिल्कुल, बट उससे 2 फायदे बताएं जो कि हमने कवर करे थे कि यार सबसे पहली बात तो एक एक्स्ट्रा इंडियन को हर जगह चांस मिलता है हर टीम के अंदर, विच मीन्स 10 एक्स्ट्रा इंडियंस को तो कम से कम चांस मिलने वाला है। अगर आप चेंज करते हो रोटेट करते हो इम्पैक्ट प्ले को तो और लोगों को चांस मिलेगा, एंड उससे साथ साथ सेकेंडली बोलते हैं कि भाई ब्रॉडकास्टर्स को बहुत फायदा है और वो चाहते हैं कि रहे। मैं ये कह रहा हूँ इसके पूरे इंटरव्यू में बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, साफ साफ बोल दिया उसने। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वो ब्रॉडकास्टर्स वाला जो सीन है ना, पैसे अल्टीमेटली वही दे रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिनको नहीं पता है, एक मैच टेलीकास्ट करने के आईपीएल के बीसीसीआई को 118 करोड़ रुपए मिलते हैं एक मैच का। राइट, शायद ये अकेली ऐसी लीग है जिसका मीडिया राइट्स जब भी ऑक्शन पे आए हैं हमेशा बढ़े ही हैं, कभी भी कम नहीं हुआ, चाहे पैंडेमिक हो चाहे कुछ भी हो। राइट, तो ये एक अलग लेवल का बिजनेस है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे लगता है इसके वजह से बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो ना हटा इम्पैक्ट प्लेयर रूल को, क्योंकि उसने उसमें भी कहा कि हम लोग इवैल्यूएट करेंगे हर चीज़ को, पर मुझे दोनों साइड ऑफ द कॉइन को देखना है, मैं सिर्फ नेगेटिव को नहीं देख सकता हूँ। तो वो फ्रेमिंग ही थोड़ी इस तरीके से कि शायद रुक जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर। राइट, द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट मेगा ऑक्शन, साफ साफ उसने कह दिया कि जो टीम्स अच्छी थी इस साल वो सब कह रही हैं कि हमें जो है मेगा ऑक्शन नहीं चाहिए, जो बुरी टीम्स थी जिनकी टीम अच्छी नहीं है वो सब कह रहे हैं कि हमें मेगा ऑक्शन चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी टीम्स क्या कहना चाह रही हैं, एंड कंटिन्यूटी जो है प्लेयर्स की वो इम्पोर्टेंट है लीग के लिए, बट उतना ही इम्पोर्टेंट है शफलिंग। हाँ, नहीं तो उसने कुछ ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट, उसने कुछ हिंट नहीं दिया कि ये चीज़ होगी एक्चुअली नहीं होगी। जो वर्डिंग्स है उसकी एग्जैक्ट मैं सबको रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते हो तो वो इंटरव्यू आप जाके देख सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्रिक इन्फो, क्रिक बस, किसी भी जाके देखोगे। तो वर्डिंग से तो यही लग रहा है कि ऑक्शन होने वाला है, मेगा ऑक्शन होगा, पर मेगा ऑक्शन नाम का हो और एक्चुअली में 4 रिटेंशन और 2 आरटीएम दे दिए जाए, तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही होने वाला है अल्टीमेटली। ओके, कि नाम के लिए मेगा ऑक्शन भी हो गया कि भाई 22-25 प्लेयर जो है हर स्क्वाड में, उसमें से 18-19 हटा दिए। राइट, बट जो टीम्स अच्छी हैं और जो नहीं चाहती कि मेगा ऑक्शन हो उनके लिए कम से कम 5-6 प्लेयर्स रिटेन करने का मौका भी दे दिया। आई थिंक डिप्लोमेटिक स्टांस होगा, मिडिल ग्राउंड फाइंड करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि बीच में क्योंकि वोटिंग है तो अच्छी टीम्स का भी आपको वोट लेना पड़ेगा, गंदी टीम्स का भी वोट लेना पड़ेगा। सो मिडिल ग्राउंड में जो भी डिसीजन आएगा वही जैसा करने वाला है। बट जो लास्ट पॉइंट है और ये मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था सुन के, वो कहता है भाई कि जो मीडिया राइट्स जो कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई का, उसमें ये लिखा हुआ है कि 2025 और 2026 का जो आईपीएल होने वाला है उसमें नंबर ऑफ मैचेस बढ़ने हैं। हाँ, अभी 74 मैचेस होते हैं। हाँ। अगले साल से आइडियली 84 मैचेस होने चाहिए। राइट, और 2027 से 94 मैचेस होंगे। तो भाई साहब से पूछा गया कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो आप क्या बढ़ाने वाले हो आईपीएल को?
बहुत बड़ा चांस है कि आईपीएल के नंबर ऑफ मैचेस वो इंक्रीज होंगे अगले 3 साल के अंदर। जय शाह ने अभी के लिए ये कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो है, पर उसमें ये भी लिखा कि वो हमारी मर्जी पे है, ओके, कोई फोर्स नहीं करेगा। अगर बीसीसीआई को लगता है तो वो कर सकती है। और वो कहता है कि हमें यार 2-3 फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्लेयर्स का वर्कलोड, इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इसे वैसे ही इंक्रीज नहीं कर सकते। बट उसके सरप्राइजिंग चीज पता है मैंने आर्टिकल में क्या पढ़ी? अभी तुम्हें क्या लग रहा है कौन लोग चाहते होंगे कि मैचेस इंक्रीज हो? मैचेस इंक्रीज हो, कौन से क्लब्स चाहते होंगे? या कौन सी पार्टी चाहती होगी बेसिकली? आई थिंक बीसीसीआई, ब्रॉडकास्टर्स, यही सब चाहते होंगे। ब्रॉडकास्टर्स, हाँ, राइट। मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि क्लब्स चाहते हैं कि मैचेस बढ़े और ब्रॉडकास्टर्स नहीं चाहते। ओके, स्टार एंड वायकॉम जो कि इनके डिजिटल एंड वो टेलीकास्ट पार्टनर्स हैं, वो लोग नहीं चाहते कि नंबर ऑफ मैचेस बढ़े। अब मैं तो शॉक था सुन के कि क्या सेंस है इस बात का। उनको तो और पैसा मिलेगा उसके चक्कर में। हाँ, राइट। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि इसके पीछे की थिंकिंग क्या है। किसी को भी समझ में आया प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर बताना, क्योंकि आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्लब्स क्यों चाहेंगे कि नंबर ऑफ मैचेस बढ़े। और ऑल्दो मैं समझता हूँ क्यों बढ़े, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स तो और ज्यादा चाहेंगे ना कि और ज्यादा मैचेस बढ़ाओ ताकि और विजिबिलिटी मिले हमारे ब्रांड को, हमें और पैसा जनरेट हो। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्यूचर ऑफ आईपीएल, अगर ब्रॉडकास्टर्स भी कहते कि नहीं बढ़ना ही बढ़ना है, तो मुझे लगता है अगले साल से ही नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि हम लोग 1-2 साल तक डीले कर दें इस चीज़ को। एक चीज़ की गारंटी क्या है, 2027 में मेरे ख्याल से नेक्स्ट मीडिया राइट्स का ऑक्शन होने वाला है। 3 साल में जो नए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो जाए। हाँ, अगले 3 सालों में कोई मतलब एवरी प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स टुवर्ड्स द नंबर ऑफ मैचेस इन आईपीएल गोइंग फ्रॉम 74 टू एटलीस्ट 84 एंड मतलब अगले 5-6 सालों में 100 की तरफ जाएगा भाई। आई थिंक वही है ना कि हमने ये चीज़ बोली भी थी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो फ्यूचर है उसका वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अब वो क्रिकेट के लिए आप कह सकते हो वो चीज़ डार्क है अल्टीमेटली, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट सबको देखना पसंद है। बट फ्रेंचाइज क्रिकेट ग्रो करने वाला है पूरे वर्ल्ड में, वो हम देख ही रहे, हर जगह लीग्स खुल रही हैं। एंड एज एन इम्पैक्ट इंडिया में भी वो चीज़ और ग्रो करने वाली है, जो कि शायद प्योरिस्ट के लिए काफ़ी गंदा साउंड करे, बट इट इज़ वॉट इट इज़। यही फ्यूचर होने वाला है। ऑल्दो मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि तुम अभी देख रहे हो कि आईपीएल का जो कैलेंडर होता है वो कई सारे इंटरनेशनल मैचेस के साथ ओवरलैप करता है, फिर कई सारे प्लेयर्स को निकलना पड़ता है, उस पर फिर टीम्स खुद ही रोती हैं बैठ के, और ये टीम्स अभी कह रही है कि और बढ़ा दो नंबर ऑफ मैचेस। तो क्या आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, सोचा नहीं इसके बारे में? क्या भाई आईपीएल खत्म हुआ था, आई रिमेंबर, उसका T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग के मैचेस में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था भाई देखने में, क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, इतने ज़्यादा ओवर सैचुरेशन हो गया था क्रिकेट का कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि टीम इंडिया खेल रही है T20 वर्ल्ड कप में। सब लोग आईपीएल के बाद से बैठ गए थे भाई, चलो बाद में देखा जाएगा। एक वो पाकिस्तान वाला मैच था, उसके बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया वाला खेला गया तब जाके लगा हाँ कि नहीं चलो अब ठीक है, अब स्टार्ट हो गया T20 वर्ल्ड कप। सो अगर ऐसा ही चलता रहा, मैचेस और इंक्रीज हो गए, वो 1 हफ्ते में स्टार्ट हो गया था वो, तो और कम कर दोगे क्या उस चीज़ को? तो ये तो है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इन सब के चक्कर में बलि का बकरा पता कौन बनेगा? प्लेयर्स। ओडीआई फॉर्मेट। हाँ, मुझे लगता है ओडीआई फॉर्मेट के मैचेस काट देंगे ये लोग, और काट देंगे। वही होगा कि साल में मैक्स टू मैक्स 10-15 ओवर हैं। 2023 के साल में इंडिया ने 34 ओडीआईस खेले हैं। मुझे नहीं लगता अगली बार हम लोग ये कब होते हुए देखेंगे। राइट। जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम लोग सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस खेल रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल ऐसे ईयर में जहाँ पे कोई ओडीआई की ट्रॉफी नहीं है उसमें ज्यादा मैचेस क्यों खेलेंगे? टेस्ट मैचेस आप हटा नहीं सकते हो, आपका हेरिटेज है। T20 से ही गेम इंक्रीज होने वाला है, बढ़े हैं थोड़े से, मुझे लगता है बड़े, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। एंड T20 आप हटा नहीं सकते क्योंकि उससे ही ग्रो करने वाला है गेम। सो बलि का बकरा एज यू सेड ओडीआई फॉर्मेट ही बनने वाला है। अगर आईपीएल बढ़ता है, डोंट बी सरप्राइज कि नंबर ऑफ ओडीआई मैचेस जो है और कम हो जाए। इट इज सैड टू सी। मुझे वैसे भी लगता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं देनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट से, बट एक सैड रियलिटी ये भी है कि क्रिकेट की ग्रोथ इसी से हो रही है। अमेरिका में भी एमएलसी आया तभी जाके थोड़ा हाइप बना है, उसके बाद ही वर्ल्ड कप भी आया। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब साथ में हो रहा है, बहुत ही थॉट आउट प्लान है ये। पर डेफिनेटली मैं ये बात बोल सकता हूँ 2027 तक आपको आईपीएल के नंबर ऑफ मैचेस बढ़ते हुए मोस्ट लाइकली दिखेंगे। बहुत ही मतलब 1% चांस है शायद कि वो ना हो। 99% चांस ये है कि इन नियर फ्यूचर हो सकता है अगले 1-2 सालों में ही आपको कम से कम 10 और मैचेस होते हुए दिखेंगे। तो जो आईपीएल फैंस हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है ये। बट नाउ द लास्ट पॉइंट, और अगर लास्ट पॉइंट का 1-2 चीज़ें मैं 100 और पहले बोलता हूँ, फिर हम लोग इंडिया पाकिस्तान वाले उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो
जय शाह ने कहा यार कि आपसे पूछा गया कि अब पिंक बॉल टेस्ट मैचेस क्यों नहीं हो रहे इंडिया में। डे नाइट वाले। हाँ, उससे साफ साफ मना कर दिया, कहते हुए कि यार पिंक बॉल टेस्ट मैचेस जो इंडिया में हो रहे हैं वो 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स पैसे लूज कर रहे हैं, और जो फैंस जो कि टिकट के पैसे दे के आते हैं 5 दिन के लिए, उनको सिर्फ 2 दिन का मैच देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि मैंने टेस्ट मैच का टिकट ले लिया, अब मैंने सोचा हुआ मेरे स्केड्यूल में फ्री है डे 3 वाला, उससे पहले ही मैच खत्म हो गया तो मैंने पैसे भी दे दिए, मैं एक भी दिन देख ही नहीं पाया टेस्ट मैच को। तो कहता है कि वो हर पार्टी जो इन्वॉल्व है उसके लिए फीजिबल ही नहीं है अभी रखना। तो 2 दिन में अगर मैचेस खत्म हो रहे हैं तो हम कोई पॉइंट ही नहीं रखने का। अब इसका सोल्यूशन वही है कि या तो आप पिचेस थोड़ी फ्लैट कर दो जैसे पाकिस्तान में, रन ज़्यादा बने, या तो भाई टीम्स अपने खेलने का स्किल बढ़ाएं जो कि बाहर से हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो ये भी थोड़ा सैड रियलिटी है कि मतलब मैं चाहता था कि पिंक बॉल टेस्ट मैचेस खूब सारे हों, एंड जिस तरीके से पिंक बॉल टेस्ट मैचेस का अपराइज होना चाहिए था, मुझे लग रहा है पिछले 1-2 सालों में उतना हुआ नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दिस कुड बी वन रीजन। अगर इंडिया में नहीं हो रहा तो फिर वन सेकेंड इंडिया लीडर है, हाँ, राइट, तो वो ट्रेंड सेटर तो वही रहेगी। देन बात आती है कोचिंग के ऊपर, एंड जय शाह से पूछेगा कि गौतम गंभीर को तीनों फॉर्मेट का कोच क्यों बना रखा है, एंड उससे बड़ा साफ साफ कहा कि अगर गौतम गंभीर मेरे पास आके मेरे से बोलता कि मुझे हर फॉर्मेट कोच करना है इंडिया का, तो मैं किस मुंह से मना करूं। ये बोला है। हाँ, टैम भाई, हु एम आई टू से कि गौतम गंभीर को कि आप नहीं करोगे तीनों फॉर्मेट को कोच। फर्स्टली, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? बहुत सिंपल स्टेटमेंट है भाई साहब, मतलब कुछ भी बोला, आई थिंक वेदर यू अग्री विद इट और नॉट, जो ऑनेस्टी दिखाई है जयशा ने इस इंटरव्यू में, इट इज एक्चुअली कमेंडेबल भाई। क्योंकि सब ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर चीज वो राइट बोले। जो भी एक्चुअल फैंस हैं उन सबको ये पता है, जो भी लॉजिकली सोचेंगे कि एक गंदी साइड भी है क्रिकेट की, एक अच्छी साइड भी है, पर वो ऑनेस्टली बोलना सबके सामने, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। बट स्टिकिंग टू दिस टॉपिक, गौतम गंभीर वाला यार जो उसने बोला है, हु एम आई टू से, आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो। हाँ भाई, मतलब किसी रीजन से आपको वहां पर डाला गया है, एंड ये जो टफ कॉल्स है लेना, जो कि शायद पर्सनली फैन हो गौतम गंभीर के, बट आपको उस स्टैचर पे, उस टाइम पे, उस स्टेज पे आपको रखा गया, उस सीट पे आप बैठे हो जहां पे आपको ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वो पर्सनल बायस हटा के थोड़ा। सो आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद दिस, क्योंकि हमने ये चीज सबने देखी है कि बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है उनको ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं भाई। अगर क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट के भले के बारे में सोचना है, ऐसे तो भाई मतलब शुभमन गिल को भी फिर क्यों खिला रहे हो, जो वो आगे जाके कैप्टन होने वाला है वो बंदा, तो फिर आप क्यों उसको किस मुंह से कह रहे हो कि खेल लो, जब वो इतना ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। तो ये सब सोच के मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगता है। आई नो गौतम गंभीर और उसका स्टैचर अलग है एकदम, बट आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो, सो इट इज नॉट लाइक हु एम आई टू से। आपका ही काम है, आपसे ही एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप वो बंदे हो जो कि बोलोगे। तो आई डोंट अग्री विद दिस। सबसे पहली बात जो हमें पॉइंट इससे क्लियर होता है वो ये है कि गौतम गंभीर ने मतलब खुद ही क्लैरिफाई करा है कि मैं चाहता हूँ तीनों फॉर्मेट को कोच करना। हाँ। अब मैं जब भी गौतम गंभीर अपॉइंट हो भी रहा था तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी, कैसे हम बहुत खुश हैं कि गौतम गंभीर कोच बन रहा है इंडिया का। आई थिंक बहुत ही बढ़िया चॉइस है ये वाइड बॉल के लिए, बट टेस्ट मैचेस के लिए एक बंदा जिसका कोई इंटरनेशनल कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, इनफैक्ट ऑन पेपर 0 कोचिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेंटरिंग करी है, वो सीधा रेड बॉल का भी कैप्टन बना देना। क्या आपकी थाली में जितना आप खा पाओगे उससे ज़्यादा तो नहीं भर गया, क्या आप फंस गए हो फिर? तो वो इशू ना हो जाए गौतम गंभीर के साथ। एंड एनीवे हम लोग को आज से 5 साल बाद आइडियली हम एक ऐसी पोजीशन में होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट्स के अलग अलग टीम्स हो, उन टीम के अलग अलग कैप्टन हो और अलग अलग कोचेस भी हो, राइट। तो वो चीज़ अगर हमें उस टेम्पलेट पे जाना तो गौतम गंभीर को तीनों फॉर्मेट का कोच बनाने का सेंस नहीं था। आइडियल सिचुएशन ये होती कि आप राहुल द्रविड़ से रिक्वेस्ट करते कि यार आप एक WTC साइकिल के लिए रुक जाओ, टेस्ट की कोचिंग कर लो, राइट, ODI और T20 गंभीर को दे दो, एंड फिर राहुल द्रविड़ को धीरे धीरे फेज आउट करके एक नए रेड बॉल कोच को लेके आओ। अब रियलिटी ये कि राहुल द्रविड़ खुद ही नहीं चाहता था, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आइडियल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए थी। एंड अगर गौतम गंभीर ये चीज़ कह रहे तो कुछ सोच समझ कर ही गई होगी, बट मेरा वही कहना जैसे तुमने कहा कि यार जय शाह ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हु एम आई टू से, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि वो किस पोजीशन से आ रहे हैं, बिकॉज वो है एक पॉलिटिशियन ही एक तरीके का, राइट, एंड पॉलिटिशियंस शुड नेवर इंटरफेयर विद द टेक्निकलिटीज ऑफ क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट। वो जिन लोगों ने खेला उनके ऊपर छोड़ दो। तो आई थिंक उसका कहने का मतलब ये था कि अगर एक एक्स क्रिकेटर जो कि लेजेंड है इंडिया का, 2 वर्ल्ड कप फाइनल से मैन ऑफ द मैच रहा है,
अगर वो ये चीज़ कह रहा है, मैं तो मैच सॉरी नहीं रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाईएस्ट रन स्कोर हाईएस्ट रन स्कोर है, तो अगर वो बोल रहा तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा होगा, तो मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। पर मुझे लगता है कि आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इंडियन टीम का फ्यूचर भी देखना चाहिए, एंड अगर फ्यूचर में ये चीज़ फिजिबल नहीं होगी, क्यों ऐसा कहते हैं कि कई सारे कोचेस इंडियन टीम को कोच करने से डरते हैं, क्योंकि इतनी डिमांडिंग जॉब है कि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो पूरे साल। राहुल द्रविड़ का भी एक मेजर रीजन यही है, एग्जॉस्टिंग होता है। अगर आप फॉर्मेट वाइज कोच बना दोगे ना, तो उन कोचेस को भी एप्ट अमाउंट ऑफ ब्रेक मिलता रहेगा बीच बीच में, तो उनके लिए भी अच्छा है। एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान भी बनेगा इस चीज़ से, कि अगर आप एक कोच को लेके आ रहे हो तो वो सिर्फ 3-4 साल के लिए नहीं है, आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हो, और वो कोच भी खुश रहेगा वहाँ। राइट। तो फ्यूचर आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। पर आई थिंक हाँ, जय शाह को एक कॉल लेनी पड़ेगी एंड प्लानिंग करनी पड़ेगी इस चीज़ को लेके, सिर्फ वो दूसरे के वर्ड पे नहीं चल सकता। इट इज़ नॉट अबाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, इट इज़ कि हमारी पॉलिसी ही है ये गोइंग फॉरवर्ड। जैसे हमने विराट कोहली के टाइम पे देखा था कि भाई पॉलिसी थी ये कि रेड बॉलर वाइट बॉलर कोच अलग, कैप्टन अलग होना है, इससे उसको हर जगह से हटा दिया गया। तो आई थिंक वो एक हार्ड कॉल लेना पड़ेगा, अभी नहीं तो होपफुली गंभीर के बाद जो भी कोच आएगा तब, या फिर 2027 के बाद अगर गंभीर एक्सटेंड करता है तो एक फॉर्मेट तक उसको रिस्ट्रिक्ट करा जाए एंड फिर एक नए कोच को लेके आया जाए। कभी ना कभी तो ये करना ही पड़ेगा। बट जो लास्ट टॉपिक एंड पॉसिबली द मोस्ट स्पाइसी वन, कि इंडिया क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने जाने वाली है। टू स्टार्ट विद, अगर हमारा ओपिनियन पूछा जाए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। राइट। कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही क्लियरली पब्लिकली बोल देना चाहिए कि हम नहीं जाने वाले। राइट। जो खाना हो खा लो, ठीक है। इट डज नॉट सिट वेल विद आवर मॉरल कॉम्पस, एंड हम लोग चाहते भी नहीं है एथिकली कि हम वहाँ पे जाएं, सेफ भी नहीं है। तो प्लेयर्स, मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट सब चाहते ही ना जाए, ठीक है। भगवान की देन से हम लोग इस पोजीशन पे भी है कि हम आईसीसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो आई थिंक वो पावर दिखाने का सही अपॉर्चुनिटी है। साफ साफ बोल देना चाहिए कि हमें नहीं जाना पाकिस्तान। भाई ऐसा तो नहीं है कि और कहीं होता है तो हम नहीं जाते, ये स्पेसिफिक कंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंड देन भाई वो कंट्री रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो इट इज़ बिगर देन क्रिकेट। सो जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, एंड वो सही चीज़ भी है। सो ये जो पावर वाली बात हो भी रही है, यहाँ पे पावर नहीं दिखाएंगे तो कहाँ पे दिखाएंगे भाई, ये राइट है भाई हमारा। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, कई लोग कहेंगे, जैसे कई सारे पाकिस्तानी व्यूअर्स भी होंगे हमारे, कह रहे होंगे यार बाकी किसी टीम ने तो नहीं बोला सिक्योरिटी इशू, सिर्फ इंडिया क्यों बोल रही है। पर अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है ना कि वो टारगेट भी इंडिया को ज़्यादा करा जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब तुम्हें उस चीज़ को एज ए पाकिस्तानी अग्री या डिसएग्री करना, वो तुम्हारा अपना डिसीजन है। बट हम एज इंडियंस क्या फील करते हैं, प्लेयर्स क्या फील करते हैं, मैं वो एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो वो है भाई कि देयर इज अ स्पेशल टारगेट ऑन इंडिया, तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट भी फिर रखना पड़ेगा अपने लिए, बचाने के लिए अपने आप को। तो हम लोग डेफिनेटली नहीं जाएंगे, ये ओपन सीक्रेट है। इनफैक्ट आईसीसी ने अभी कुछ ऐसा कुछ था कि कुछ फंड्स रिलीज कर दिए फॉर पाकिस्तान, एंड उसके अगले दिन ही कुछ एक्स्ट्रा फंड्स डाले गए कि अगर पाकिस्तान में नहीं होता तो जहां पर भी होगा वहां पे होस्ट करने के लिए ये फंड आप यूज कर सकते हो। राइट। इसका क्या मतलब है, आईसीसी ऑलरेडी समझ चुका है कि कहीं और होस्ट होने वाला है। अब मुझे सरप्राइजिंग चीज़ में पता है क्या लगी, जय शाह से पूछा गया कि आपका क्या स्टांस है इस पे। जय शाह कह रहा है हमने भी सोचा ही नहीं है। ओके। अब मुझे पहले लगा इसका क्या मतलब है भाई, अब साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे आगे। राइट। आपको ये बोलने की क्या जरूरत है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन क्रिकेट, कि इंडियन क्रिकेट ने भी सोचा ही नहीं है कि पाकिस्तान जाना है कि नहीं जाना। जब पास आएगा चैंपियंस ट्रॉफी तब सोचा जाएगा, अभी तो 5-6 महीने हैं। कायदे से आपको बोल देना चाहिए भाई हमारा स्टांस क्लियर है, हमें नहीं जाना, हमारी गवर्नमेंट ने बोल रखा है, इस पर कोई नेगोशिएशन होगा ही नहीं। पर अगर आप फिर ज़्यादा सोचो, आई थिंक ये बहुत ही पॉलिटिकल गेम है, ये इतना सिंपल नहीं है। एंड द फैक्ट कि जय शाह ये बोल रहा है कि हमें अभी सोचा नहीं है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो पावर डायनामिक्स बड़े क्लियरली लेआउट कर रहा है। मैं एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन बनाना चाह रहा हूँ, मेरे ओपिनियन में उसको साफ साफ बोल देना चाहिए था, बट अगर नहीं बोला तो क्या हो सकता है, मैं सोचने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो इंडिया है। इंडिया, राइट। आईसीसी इंडिया के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, बहुत क्लियर है ये। हो सकता है आईसीसी का प्रेसिडेंट आगे जाके जय शाह ही बन जाए। जय शाह या फिर बीसीसीआई सामने से आके क्यों बोले कि हमें ये सब नहीं करना, जब पावर डायनामिक्स बीसीसीआई के पास ही है। हम जाके क्यों बोले, आईसीसी या फिर पीसीबी आके हमसे क्यों ना पूछे पहले। आईसीसी ने इतनी मीटिंग्स कराई, फंड्स एलोकेट कर दिए पाकिस्तान के लिए होस्ट करने के लिए, और कहीं और अगर होता उसके लिए होस्ट करने के लिए। एक भी बार आईसीसी ने इंडिया से ऑफिशियली स्टांस क्यों नहीं पूछा इंडिया का? मतलब
हाउ डू वी नो नहीं पूछा, क्या पता पूछा हो, नहीं, ये सब चीजें पब्लिकली होती हैं भाई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो आती ही हैं। तो नहीं पूछा अभी तक BCCI नहीं पूछा ऑफिशियली। ओके। एंड मुझे लगता है कि ये एक पावर डायनामिक लेआउट करने का वाला है कि भाई हम ड्राइवर सीट पे हैं, तुम्हें हमसे आके पूछना पड़ेगा, तो हम अपना स्टांस बताएंगे। हम तुम्हारे पास आके क्यों बोले कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हमारे बिना तो हमें पता वैसे भी कुछ नहीं होगा। मतलब टू सम एक्सटेंट आई गेट दिस, बट आई थिंक अगर वो बोल देता ये चीज़ कि हमारा तो ये डिसीजन हम नहीं करने वाले, तो आई थिंक वो भी एक तरीके से एक वो पावर डायनामिक सेट करने का तरीका वो भी था कि हमने बोल दिया कि हम नहीं करने वाले। आई एग्री, मैं भी वही कहूँ कि आइडियली ऐसे होना चाहिए। हाँ, एंड तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बेसिकली ये मतलब होता है उस स्टेटमेंट का कि भाई हमें तो पता है हम नहीं जाने वाले, बाकी उनको अगर खुद से करना है तो कर लो। एंड फिर ICC भागते भागते आती कि नहीं हमने फंड्स एलोकेट कर दिए, आप लोग आके इधर खेल लीजिए, तो फिर वो पूरे वर्ल्ड में एक अलग डायनामिक और सेट हो जाता है कि नहीं भाई BCCI ने तो कह दिया था करना है कर लो, पर ICC ने कहा नहीं आपको खेलना पड़ेगा इसके चक्कर में। मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। तो वो भी एक तरीका था सेट करने का। आई थिंक ये जो बोला है, आई एम प्रिटी श्योर कि और भी चीजें होंगी इसके पीछे जो हमें नहीं ओपनली नहीं अभी आई हैं, एंड इसके चक्कर में शायद इसने ऐसा बोला, हो सकता है कि गवर्नमेंट में कुछ आपस में बात चल रही हो इनके। हाँ, तो मतलब आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इसको कैसे इंटरप्रेट करा जाए, बट मेरे ओपिनियन में जो मैंने बोला, अगर वो बोल देता ये चीज तो वो और ज्यादा अच्छा होता। मैं भी एग्री करता हूँ। एक और रीजन क्या हो सकता है मुझे सोचने का, कि ICC और PCB डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। कभी ऐसा होता है ना कि जैसे तुम्हें कोई चीज चाहिए पर तुम्हें पता कि बहुत मुश्किल है मिलना, तो तुमने पूछा ही नहीं उसके लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि भाई मैं पूछ रहा था तो शायद मिल जाता, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं। तो मुझे लगता है ICC और PCB दोनों को पता है कि ये चीज इनएविटेबल है, कि जब पूछने जाएंगे तो मना ही होना है, तो इससे अच्छा पूछो ही मत, चीजें हवा में छोड़ दो। आई थिंक वो डर भी है इनके ऊपर कि दे डोंट वांट टू फेस द इनएविटेबल। उसके चक्कर में इस चीज को पोस्टपोन करे जा रहे इन द होप्स कि इस ग्रे एरिया में चलते चलते शायद BCCI एंड में आके मान जाए, क्योंकि एंड में आप एकदम से चेंजेस करनी हाँ, दिस कुड बी ट्रू एक्चुअली, दिस कुड बी ट्रू, राइट। पर अगर आप में थोड़ा सा भी सेंस है तो आपको पता होगा कि भाई इंडिया नहीं जाने वाली। एंड मुझे लगता है इसी के चलते हुए ICC ने भी खुद ही एक बैकअप प्लान बना दिया, वो एक्स्ट्रा फंड्स एलोकेट करके। बट मुझे लगता है पावर डायनामिक्स लेआउट करने का ही रीज़न है मेजरली जय शाह का, कि हम खुद जाके कोई भी चीज़ क्यों बोलें, हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता, तो हमसे आके पूछो ना। जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है तुम उसकी तो सहमति ले लो कोई चीज़ करने से पहले। आई थिंक उस सेंस से शायद BCCI सोच रही होगी। ऑल द वंस अगेन मैं तो यही प्रेफर करता कि साथ जाके बोल दो, बट लॉजिक तो मुझे यही लग रहा है। एनी अदर इंटरप्रिटेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ? आई थिंक मेरा तो सबसे दाम में यही आया था कि बहुत वेग स्टेटमेंट है एक्चुअली। मैं कहना साइलेंट ट्रीटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ये भी एक ओपन सीक्रेट है कि ऑब्वियसली आपने सोचा हुआ है इस बारे में, बस आप बोल नहीं रहे हो। 5-6 महीने दूर है, आपको पाकिस्तान जाना है जहाँ पे आपका दोनों कंट्रीज की इतनी टेंशन है, ऑब्वियसली आपने सोच रखा है इसके बारे में, बट आप बोल नहीं रहे हो। तो आई थिंक मेरा पूरा इंटरप्रिटेशन यही है कि बहुत सारी शायद इसके पीछे ऐसी चीज़ें, बहुत डिस्कशंस ऐसे, बहुत ऐसी पार्टीज इन्वॉल्व है जिनसे खुद अभी सहमति नहीं आया, या फिर इनके आपस में डिस्कशन चल रहे हैं। दैट इज़ वाई जैसा एक क्लियर स्टेटमेंट ओपनली आके बोलना नहीं चाह रहा, फॉर वट एवर रीजन। हो सकता है बाद में हमें जाके क्लियर हो जाए, बट एज ऑफ नाउ तो मैं यही सोच सकता हूँ कि बहुत वेग स्टेटमेंट है, जो कि हमारे लिए भी बहुत कहना शायद बहुत ईजी है कि भाई आपको बोल देना चाहिए था ये चीज़, बट उसको जाके डील करना है काफ़ी पार्टीज से। तो जब एक, क्योंकि इतनी ऑनेस्टी दिखाई है तो कुछ जाता नहीं उससे, अगर वो और ऑनेस्टी दिखा देता है यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे टॉपिक पे जो जिसके बारे में बोलना बहुत ईजी है एक्चुअली में। तो कुछ ना कुछ बात होगी इसके पीछे जो कि शायद आगे जाके क्लियर हो, या फिर हो सकता है क्लियर हो ही ना कभी किसी को लेकर। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं रहने वाली, चाहे कुछ हो जाए, एंड श्रीलंका फिर UAE में ही होगा इंडिया के मैचेस। आई थिंक विद दिस वी आर डन विद क्रिकेट। अब हम लोग बात करेंगे फुटबॉल की, जो 2 टॉपिक्स हमें करने हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग रियल मैड्रिड की बात करेंगे। एंड हमने इस बार हमने 5 लेसन निकाले, हमने 7 लेसन नहीं निकाले इस बार। सो इस पूरे जो गेम था जिसमें मैड्रिड अल्टीमेटली सुपर कप जीत जाती है, हम मैड्रिड का ये नहीं देखने वाले की परफॉर्मेंस कैसी थी, हम लोग ये देखेंगे क्योंकि पहला मैच ऑफ द सीजन था, बहुत ज्यादा डिराइव कर नहीं सकते। ऑल इन वन वर्ड इफ यू वांट टू समराइज, क्या परफॉर्मेंस थी? आई थिंक नॉट एज इम्प्रेसिव जैसे हमने सोचा होगा, बट देन अगेन हमारे दिमाग में ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना कि हमें पूरा फीफा वाला गेम देखने वाला है, हर कोई स्किल्स कर रहा होगा। एक जैसे नेक्स्ट ग्रेट ट्रियो की जो बात होती है ना, एम्बाप्पे, विनीशियस और इससे पहले एमएनएम के साथ ही हुआ था। अब कभी भी आपको ऐसा नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो एकदम की आती 1 टच पासिंग चल रही है, सब ऐसे रन बना रहे काउंटर पे, फर्स्ट टच पे गोल भी मार दिया। टीम को बनने में टाइम लगता है, उनको भी केमिस्ट्री बनानी पड़ती है, तो डोंट एक्सपेक्ट समथिंग अननेचुरल। एंड यहाँ पे वही फुटबॉल की ब्यूटी दिखती है
कि एक्चुअली में मतलब आई एम प्रेटी श्योर कि वर्कआउट कर जाएगा एंड में, बट अगर नहीं भी करता तो एक ब्यूटी है फुटबॉल की कि जस्ट बिकॉज आपने बड़े प्लेयर्स ला के रख दिए जैसे PSG में हुआ था, डज नॉट मीन कि आप जीत जाओगे अल्टीमेटली। ऑल्दो रियल मैड्रिड है तो आई थिंक ये लोग फिगर आउट कर लेंगे। बट क्या हमें लेसन सीखने को मिलते हैं इस मैच से? क्या हम डिराइव कर सकते हैं कैसा आगे सीजन होने वाला है? क्या प्लेयर्स का एग्जैक्टली रोल हो सकता है इसके अंदर? पहली बात तो जो हम लोग फ्रंट थ्री की बात करेंगे, जो कि द फेमस ट्रियो जिसकी सब लोग बात करना चाहते हैं इस टाइम पे, विनीशियस, एम्बापे, रॉड्रिगो। लेफ्ट विंग विनीशियस, राइट विंग रॉड्रिगो, बीच में एम्बापे। आई थिंक इस गेम में हमें ये देखने को मिला कि ये कुछ ज्यादा ही वर्सेटाइल है, फ्लूइड है। हाँ, मतलब कोई भी किसी भी जगह पे खेल रहा है। मतलब रॉड्रिगो को हमने कितनी बार देखा कि वो कई बार लेफ्ट विंग पे था। इनफैक्ट मतलब इतनी वर्सेटाइल हो गई थी टीम एक टाइम पे कि थोड़ा अनोइंग हो गया था। रॉड्रिगो विनीशियस इतना ज़्यादा ड्रॉप डीप कर रहे थे, मतलब सेंटर बैक्स की पोजीशन में आके बॉल ले रहे थे। तो ये एक चीज़ नई थी क्योंकि हम लोग यूजुअली देखते नहीं थी रियल मैड्रिड से। एंड इसके पीछे भी कुछ इंटरप्रिटेशन है कि क्यों ये एक्चुअली हो सकता है, क्योंकि मैड्रिड फर्स्ट हाफ में तो भाई गेम बन नहीं रहा था इनसे। एंड गेम बन नहीं रहा था इसका मतलब ये है कि मतलब वो 4-5 पासेस भी साथ में स्टिंग नहीं कर पा रहे थे, इतनी जल्दी पोजीशन लूज कर रहे थे। तो उसके चक्कर में ये प्लेयर्स इतने ज़्यादा इधर उधर हो रहे थे, जो कि आई थिंक आगे जाके हमें ये चीज़ तो शायद कॉन्स्टेंट होगी कि फ्रंट थ्री हमारे काफ़ी फ्लूइड होंगे, बाकी टीम का स्ट्रक्चर सही रहेगा। हाँ, क्योंकि इन प्रिंसिपल इफ यू लुक एट इट तो एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो तीनों एक्चुअली लेफ्ट विंगर्स हैं। वो तीनों हम लोग फ्रंट थ्री में खिला रहे हैं, 3 लेफ्ट विंगर्स। तो वो थोड़ा इधर उधर उनकी टेंडेंसी, उनका गेम ही ऐसा है कि वो इधर उधर आएंगे ही आएंगे। एम्बापे हमने कितनी बार देखा कि वो एज अ फ्रंट नंबर 9 नहीं खेल रहा था। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट क्लोजली, जो गोल आया एम्बापे का, पहले रॉड्रिगो राइट विंगर पे था, बीच पे विनीशियस जूनियर था, उसको बॉल मिलती है, फिर वो एक पास डालता है जो कि अल्टीमेटली एम्बापे के लिए था शायद, बट वो जूड बेलिंगम के पास जाता है जो कि लेफ्ट विंग पे था एकदम। विनीशियस सेंट्रली था, एम्बापे थोड़ा सा लेफ्ट पे था। एंड देन कायदे से एक नंबर 9 क्या करता, जब जूड बेलिंगम के पास बॉल थी, विनीशियस, रॉड्रिगो एकदम बॉक्स के अंदर चले गए, इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स जो होता है, एंड वहां पे लोग बॉल वेट कर रहे थे। एम्बापे ने करा, वो पीछे चला गया, एंड देन उसने देखा एक स्पेस, एक ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे जूड बेलिंगम विजनरी पास देन अगेन, वहां पे उसको क्रेडिट जाएगा। बट एक नंबर 9 का इंस्टिंक्ट वो नहीं होता कि वो पीछे जाएगा देन यहाँ पे रन बनेगा। एक नंबर 9 का इंस्टिंक्ट होता है कि मैं बॉक्स को फ्लड कर दूं, तो वो उससे नहीं करा। दैट मीन्स कि वो एज अ नंबर 9 एग्जैक्टली नहीं खेलने वाला। आई थिंक ये उसके लिए भी अच्छा है बिकॉज वो चाहता भी यही है, वो नंबर 9 के ना खेले, उसको एक वो दूसरे स्ट्राइकर के साथ खेलने को अगर मिल जाए ना, एक ऑक्सिलरी स्ट्राइकर भी हो चाहे वो। अब वो रोल कभी कभी रॉड्रिगो कर सकता है, कभी कभी विनीशियस कर सकता है, कभी एम्बापे खुद भी कर सकता है, कभी बेलिंगम आगे आएगा तो वो ऐसे एक्ट कर सकता है। तो आई थिंक वो फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट भी इसीलिए ताकि हर एक प्लेयर को अपना कंफर्ट जोन भी मिलता रहे साथ के साथ, वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। एंड इफ यू रिमेंबर जब वो पहले स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में वो आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड थे एम्बापे, एंड भाई बंदे के पास बॉल वो कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसका गेम ही वो नहीं है। जब उसके पास बॉल आएगी तो उसके पीछे 2-3 डिफेंडर होंगे। एक विंगर कैसे, मतलब एक वो होल्ड अप प्ले वाला जो होता है, जैसे जिरू, गाइज लाइक जिरू ये सब कर लेते हैं, वो कैसे कर सकते हैं एम्बापे? सही बात है। एम्बापे जिरू के साथ इतना ज्यादा फ्लरिश क्यों करता है? क्योंकि एक वो आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड है। एम्बापे के साथ, बेंजेमा के साथ क्यों इतना फ्लरिश करता था? क्योंकि एक आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड है, वो बंदा होल्ड अप प्ले करके बॉल ले ऑफ कर सकता है, जो कि एम्बापे नेचुरली नहीं कर सकता। सो आई थिंक ये फ्लूइडिटी जो हमें देखने को मिली है, ये हमें देखने को मिलने वाली है आगे भी। एंड एक और चीज जो हम इससे डराइव कर सकते वो है कि एम्बापे जो है वो ट्रैक बैक नहीं करेगा। इस पूरे मैच में एम्बापे ने ट्रैक बैक नहीं करा। इट वॉज ऑलवेज रॉड्रिगो और विनीशियस जूनियर जो कि फुल बैक के पास आके बॉल ले रहे थे, जो कि बहुत डिफरेंट है क्योंकि विनीशियस को भी हमने देखा है वो इतना ज्यादा ट्रैक बैक नहीं करता। रॉड्रिगो का गेम थोड़ा सैक्रिफाइस तो होगा, डेफिनेटली होगा। एम्बापे इज दैट गाय जो कि ट्रैक बैक नहीं करेगा, वो वेट करेगा आगे के लिए कि बॉल आगे आएगी तो मैं भागूंगा इसके पीछे। सो देन अगेन आई थिंक वाई टू सम एक्सटेंट वो स्टार पावर जो कल्चर है वो टू सम एक्सटेंट आपको देखना पड़ता ही है यार। ये प्लेयर्स की कुछ कुछ ईगो होती है, वो आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो आई थिंक ये चीज़ हम ड्राइव कर सकते हैं। सेकेंडली जो सिस्टम था, इट वॉज एक्चुअली, हम लोग कह सकते हैं कि जो 4-3-1-2 सॉर्ट ऑफ जो होता है, जिसमें बेलिंगम एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था जब अटैक कर रहे थे लोग, तब बेलिंगम वही उसका रोल था जो कि लास्ट सीजन था। वो आगे रन्स बनाएगा, वो बॉक्स के अंदर वो थर्ड मैन रन्स निकालेगा, एक एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करेगा, एक एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, वो बेलिंगम का रोल था। बट जब डिफेंड करने जाती है तो मैंने बहुत बार नोटिस करा, देन अगेन ये एक मैच का डेटा है, हो सकता है आगे जाके चीज़ चेंज हो जाए, बट इस मैच में जब वो डिफेंड कर रही थी रियल मैड्रिड तो 4-4-2 में कर रही थी।
जिसमें रॉड्रिगो पीछे आ रहा था बट विनीशियस और एम्बापे टू सम एक्सटेंट आगे ही आगे थे। एंड रॉड्रिगो पीछे आ रहा था, इसका मतलब ये कि रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे पीछे आ रहा था। तो ये चीज चेंज होगी, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि क्या मतलब है वो राइट विंग से वही क्योंकि जब भी डिफेंड करने जा रहे थे रॉड्रिगो हमेशा लेफ्ट विंग पे था। हाँ, ये तो मैंने भी देखा था वही तो ये चीज आई एम प्रीटी श्योर चेंज होगी। एंड इसके पीछे का एक इंटरप्रिटेशन ये है क्योंकि ये पहला मैच था एंड ये सारे इतने सारे प्लेयर्स हैं ना जो कि लास्ट सीजन अपना कोपा अमेरिका सब खेलने के बाद पहली बार अब खेल रहे हैं। इन लोगों ने कोई प्री सीजन अटेंड नहीं करा। तो ये पूरी जो स्क्वाड है इन एब्सोल्यूट सेंस ये लोग साथ में पहली बार खेल रहे हैं एक मैच में, और वो डायरेक्टली आपको एक कप फाइनल खिला दिया गया जो कि आपके लिए जीतना इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे इसलिए भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज टीम देखी हमें रियल मैड्रिड देखने को हो सकता है। एंड इसलिए आई थिंक सारे रियल मैड्रिड फैंस के एक्सपेक्टेशंस जो लोग सोच रहे थे उस लेवल पर डिलीवर नहीं कर पाए मैड्रिड, क्योंकि चलो वो इवेंचुअली करेंगे, मतलब वो पहले मैच से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, बट वही ये बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज थी रियल मैड्रिड। एंड इसके चक्कर में वही रॉड्रिगो राइट विंग से अगर लेफ्ट विंग पे आके डिफेंड कर रहा है तो क्या सेंस बना एक्चुअली में। ये सबसे मैड्रिड भी हो सकता है। हाँ एक्चुअली में, बट बहुत वियर्ड था ये चीज़। इवन रूडिगर समटाइम्स रैंडमली आगे चला जा रहा था भाई, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अबे पीछे रहे भाई, तू सेंटर बैक है, तू कहाँ आगे जा रहा है। चुआ में नहीं पीछे आ रहा था उसके चक्कर में। तो वही मुझे लगता है कि जब टीम एज अ यूनिट काम नहीं कर रही होती तो सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मैं खुद कुछ ना कुछ करके क्रिएट कर दूं, जिसके चक्कर में वो लोग पीछे आ जाएंगे, कुछ बॉल निकालने का ट्राई करेंगे जो कि शायद वर्कआउट करे शायद वर्कआउट ना करे। बट ये पार्टीज इसके बाद भी 2-0 जीते हैं, इसका भी 2 जीत गए राइट। बट इसका एक्सटेंशन जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि क्रूज की जो कमी थी आई थिंक वो सारे रियल मैड्रिड फैंस ने फील करी है इसमें। जो मैं अनऑर्गेनाइज चीज़ की बात कर रहा हूँ ना कि हम लोग 4-5 पासेस भी स्ट्रिंग नहीं कर पाए थे साथ में, ये क्रूज का ही तो काम था। जब टीम अच्छा नहीं खेल रही होती तो हमेशा सारे प्लेयर्स मॉडरिच इन सब ने आके बोला हुआ है कि जब जो क्रूज टेम्पो सेट करता है हम उसके हिसाब से खेलते हैं। प्लस इमेजिन रॉड्रिगो, एम्बापे, विनीशियस जैसे प्लेयर्स काउंटर अटैक पे ट्रांजिशन पे रन्स बना रहे हैं और उनको एक तगड़ा पास निकालता हुआ क्रूज पीछे। हाँ वो अगर होता तो बात ही क्या होती। आई थिंक सब लोग यही सोचते थे जब क्रूज का रिटायरमेंट आने से पहले कि एम्बापे आएगा तो कितना तगड़ा होगा क्रूज, क्योंकि लास्ट सीजन तो उसका बहुत ही अच्छा गया था, ऐसे पास उसने कंटिन्यूसली निकाले थे। सो आई थिंक वो एक जो चीज़ थी शायद उसको हमने अंडरमाइन करा कि कैसे क्रूज के बिना लोग अडाप्ट कर पाएंगे। हम लोग यही सोचते थे कि जूड, बेलिंगम, वैल्वर्दे, चुआमेनी, कामाविंगा ये लोग तो मजे में कर लेंगे, प्रोफाइल ही अलग यार, प्लेयर्स अलग टाइप के। एंड आई थिंक वही है ना कि क्रूज का जो प्रोफाइल है वैसा कोई प्लेयर है ही नहीं अभी। गुलर वो मिडफील्ड में रोल कर सकता है, आई थिंक सो टू सम एक्सटेंट कर सकता है, बट अर्धा गुलर को खिलाएंगे कहाँ? मतलब स्टार्ट किसकी जगह कर सकता है वो इस टाइम पे, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। एज अ सब अगर आता है, हाँ मान लो वैल्वर्दे की जगह या बेलिंगम की जगह, राइट, आई थिंक टू सम एक्सटेंट कर सकता है। ऑल्दो उसका रोल भी बहुत डिफरेंट है। क्रूज का एक वो डीप लाइन प्ले मेकर टाइप का रोल था। प्ले कंफर्म मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकते। हाँ अर्धा गुलर आगे जाता है यूजुअली, बट वो जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है वो उसकी काफी अच्छी है एंड वो टू सम एक्सटेंट शायद उस चीज को कवर कर पाए वो। बट एक वो क्रूज का जो हम लोग कहते थे क्रूज कंट्रोल, जो सब लोग कहते थे कि ये बंदा होगा जो कि पूरी टीम को संभाल लेगा। जब भी टफ सिचुएशन में मैड्रिड आई है क्रूज के बॉल आके उसने कहा टेम्पो धीरे करो भाई, हम चलेंगे बॉल अपने पास, गोल देखा जाएगा आगे आ जाएगा, पर गेम अब हम लोग चलाएंगे, हमारी टर्म्स पे गेम चलेगा। तो इस टाइम पे वैसा कोई आदमी है नहीं जो कि वो चीज़ कर सके। एंड वही मैं वही कहूँगा कि मैंने भी खुद एज अ मैड्रिड फैन ऑल्सो मैंने इस चीज़ को थोड़ा अंडरमाइन करा कि क्रूज के बिना कैसे सेटल इन कर पाएंगे। आई थॉट कि इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं, इतना एक्सपीरियंस मिल गया कि ये लोग कर जाएंगे, बट इट टर्न्स आउट कि उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगने वाला है। हो सकता है। एंड देन इट जस्ट शोज कि क्रूज की क्या ग्रेटनेस थी एंड कितने सालों तक लोगों ने अंडरमाइन करा उसके रोल। बट आई एम श्योर दे विल फाइंड अ वे। अल्टीमेटली तो कुछ ना कुछ कर रियल मैड्रिड जीती जाएगी, वो पॉइंट नहीं है। आई थिंक बस वो एक फंक्शनिंग जो होती है एक टीम की वो उस लेवल पे हो सकती है नहीं हो सकती, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार कौन है इस टाइम पर टीम में, एंड व्हाट डू यू थिंक इस टाइम पर टीम में स्टार कौन है मेन? एम्बापे? आई थिंक सो नहीं है। तो कौन? मतलब स्टार इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि एक जो सबसे हाई शाइनिंग जो प्लेयर है वो शायद एम्बापे हो, क्योंकि स्टैचर उसका ऐसा है। भाई जो अटैक बनेगा उसमें विनीशियस इन्वॉल्व ना हो, ऐसा चांस ही नहीं है भाई। नहीं वो तो है कि वो टीम विनीशियस की है और रही है, बट सुपरस्टार तो अभी एम्बापे है भाई। मतलब एम्बापे की वजह से आपने पूरी टैक्टिक्स चेंज कर दी टीम के, क्या बात कर रहे हो? पीआर वगैरह उन सबको कॉन्टेक्स्ट में लेके सब कुछ ऑन फील्ड भी चेंज करा है, बट मतलब हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि एम्बापे की जो प्रेफर्ड पोजीशन है वहां पे विनीशियस खेल रहा है अभी भी।
And still Vinicius has to track back. Mbappe has the liberty to not वही do मैं कह रहा हूँ, हर जगह कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज, जैसे एम्बापे ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि उसे उसकी बेस्ट पोजीशन पे नहीं खेलने को मिल रहा, विनीशियस ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि मेरे को बेस्ट पोजीशन पे खेलने को मिल रहा है बट मुझे पीछे भी आना पड़ेगा। तो हर टीम में हर कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ा थोड़ा करेगा ताकि सब लोग खेल सके साथ में। बट वही है कि अगर हम लोग ये स्टेटमेंट दे देना कि किसकी टीम है, इट इज स्टिल विनीशियस की टीम। जो अटैक जाएगा उसमें विनीशियस इन्वॉल्व ना हो, मतलब जो इंडिविजुअली विनीशियस चांसेस क्रिएट कर सकता है, जो उसने वैल्वर्दे के लिए पास निकाला, वो क्या ड्रिबलिंग थी भाई, रैंडमली जाके और ऐसे टैप एंड पास निकाल दिया, डेविस वाला काम कर दिया था एक्चुअली में। एंड मुझे वही लगता है कि कितना भी कह लेना कि एम्बापे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो होगा अल्टीमेटली जाके जब वो 50 गोल मारेगा ना तो स्पॉटलाइट में वही बंदा होगा सिर्फ। एंड कार्लो एंसेलोटी ने कह भी दिया, क्या एक्सपेक्ट क्यों 50 गोल मारेगा, हाँ 50 से ज्यादा मार सकता है उसने, ये कहा है। बट वो विनीशियस जितना इंपॉर्टेंट है इस टीम में, आई थिंक कोई अंडरमाइन कर ही नहीं सकता उसकी इंपॉर्टेंस को। 11 फाइनल्स खेले उसने मैड्रिड के लिए और 11 गोल असिस्ट हैं उसके, कुछ 4 बार गोल है और शायद 7 असिस्ट या फिर 7 गोल है और 4 असिस्ट है। दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन। हर फाइनल के लिए टर्न अप करना एंड देन प्रोवाइड करना वो फाइनल आउटपुट, वो विनीशियस कर रहा है, जो कि अभी तक थ्रू आउट द करियर शायद एम्बापे ने भी उस लेवल पे नहीं करा, बट विनीशियस थ्रू आउट द करियर करता आ रहा है, नेशनल लेवल पे नहीं बट हाँ 2 UCL एग्जैक्टली, दोनों में गोल भी है। तो वो चीज़ है ना, आई थिंक ये विनीशियस की टीम है इस सीजन तक तो आई थिंक सो रहेगी भी। बट जो फाइनल पॉइंट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जूड बेलिंगम का क्या रोल होने वाला है। एंड जो हमने एक्सप्लेन करा कि अटैकिंग में जूड बेलिंगम जाएगा आगे और अटैक करेगा, बट डिफेंड के टाइम पे उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे पीछे आना पड़ेगा और डिफेंड भी करना पड़ेगा। इनफैक्ट जिनको लग रहा है कि ये चीज़ जूड बेलिंगम पहले भी कर रहा था, लास्ट सीजन तक कर रहा था, मना नहीं कर रहा कि नहीं कर रहा था, बट एक एडवांस रोल था उसका फर्स्ट इंस्टेंट ये था कि मैं कैसे गोल मारूं, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर 9 नहीं था, और फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस वो पीछे भी आ रहा है। हाँ अभी ये है कि आगे जाना तो जाओ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ राइट नॉट कमिंग बैक एंड एडिंग मोर नंबर्स इन द मिडफील्ड, क्योंकि गोल का जो प्राइमरी आउटपुट है वो हमें मिल गया है। एम्बापे गोल, हाँ 3 लोग हैं जो गोल मारेंगे। नाउ आपका थोड़ा आगे पीछे वाला रोल होगा। जूड बेलिंगम से पूछा भी गया कि आपका जो नया रोल है इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उसने ऐसे करके जवाब दिया कि जो एंसेलोटी ने कहा है आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस पोजीशन, ये नंबर 8 की पोजीशन है बेसिकली, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर टाइप की, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस पोजीशन में। इवन डॉर्टमंड में उसने काफ़ी ऐसा ही खेला हुआ है, प्लस उसने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस डिलीवर कर दी भाई, और क्या चाहिए इसके चक्कर में। सो बहुत कंफर्टेबल है वो। उसने कहा जो भी टीम को हेल्प करेगा अल्टीमेटली मैं वो करने को रेडी हूँ। सो ये चेंज जो रोल है वो चेंज तो हुआ ही हुआ है, हाँ, बट अब देखना है कि इसके चक्कर में इसके नंबर्स कम होंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी जूड बेलिंगम की। अरे हर किसी का थोड़ा बहुत तो रोल चेंज हो गई एम्बापे के आने से। आपने फॉर्मेशन ही चेंज कर दी तो रोल तो चेंज होगा ही होगा, बट हर एक इंडिविजुअल कॉग इन द व्हील बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टू डिसाइड कि अल्टीमेट टीम का सक्सेस क्या होगा। आप ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एम्बापे और विनीशियस अकेले सिर्फ काउंटर अटैक पे मारेंगे। इतना आसान होता तो एम्बापे पीएसजी के साथ कुछ ना कुछ जीत गया होगा, राइट। तो हर किसी की इंपॉर्टेंस वही, मिडफील्ड में तो और इंपॉर्टेंस है जब क्रूज चला गया तो हर किसी का रोल तो बहुत इंटीग्रल होने ही वाला है, राइट। सो बेसिकली ये 5 पॉइंट्स है जो हम लोगों ने डिराइव करे इस मैच से, एंड जो थोड़ा सा हिंट देते कि मैड्रिड आगे जाके कैसे फंक्शन करने वाली है। बट देन अगेन एज द सीजन गोज ऑन, जैसे जैसे और मैचेस होंगे, हो सकता है ये टैक्टिक्स में ट्वीक दिखे, हो सकता है फॉर्मेशन में ट्वीक दिखे, हो सके प्लेयर्स के जो रोल्स हैं उसमें हमें ट्वीक दिखे। वो फ्लेक्सिबिलिटी तो मैड्रिड का हेरिटेज है, एग्जैक्टली। बट मूविंग ऑन, अब जो फुटबॉल का इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेन, वो है प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस का। एंड यहाँ पे मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि प्रीमियर लीग इतनी स्टैक्ड है इस टाइम पे, राइट, कि मुझे इतना ज्यादा टाइम लगा हर एक टीम के बारे में रिसर्च करने में, सोचने में कि एक्चुअली में कहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। कई बार ऐसा मेरे दिमाग में आया कि ये लोग इस पोजीशन पे फिनिश करेंगे, बट ये लोग इस पोजीशन पे तो ये लोग एक वीकर टीम के साथ लास्ट सीजन में फिनिश कर गए थे, तो ये लोग कैसे इसमें ही फिनिश करेंगे। बट भाई उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट भी है। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये चीज, एंड हो सकता है काफी सारे फैंस को गुस्सा है, तो मतलब ऑफ कोर्स ओपिनियन बेस्ड है, राइट। क्या क्या चीज़ की प्रेडिक्शन करने वाले हम लोग? बेसिकली हम लोग टॉप 4 की बात करेंगे। मैंने टॉप 7 अल्टीमेटली बनाया क्योंकि काफी सारी इंटरेस्टिंग टीम्स इन्वॉल्वड है इसके अंदर, ठीक है। एंड देन हम लोग बात करेंगे हर टीम का कि क्यों वो लोग कहाँ पे फिनिश करने वाले हैं, एग्जैक्टली क्या रीजन है। डार्क हॉर्स कौन हो सकती है, कौन सी ऐसी टीम है जो कि सब लोग सोच रहे अच्छा करेगी बट अंडर डिलीवर करेगी, एंड देन फाइनली एक फर्स्ट मैनेजर कौन होगा जो सैक हो सकता है, अच्छा ये भी खरा है, एंड देन गोल्डन बूट प्लेयर ऑफ द सीजन, बेस्ट मैनेजर, ये लोग कौन जीतेंगे, काफी कुछ है, राइट। सो स्टार्टिंग विद, अगर हम लोग बात करें टॉप 4 कौन होने वाला है, तो फर्स्टली व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक
तो मैं पहले बता दूं कि इस सेगमेंट की पूरी रिसर्च मोहित ने करी है हाँ। एंड मैं फॉर फन यहाँ पे जस्ट लाइक द लिसनर्स मैं भी सुन ही रहा हूँ। बट वही मैं जो रीजन दूंगा आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल हैव एन ओपिनियन ऑन इट। तो मुझे लगता है विनर नहीं बताने, भी टॉप 4 बताने। ठीक है। सिटी आ रही है, हाँ। आर्सेनल आ रही है, यूनाइटेड ओके और लिवरपूल को मैंने तो स्टडी करा नहीं है तो तुम्हें ज्यादा पता होगा, हाँ। बट आई एम टेम्प्टेड टू से लिवरपूल आल्सो। मेरे टॉप 4 एक्चुअली में डिट्टो यही है हाँ एंड इसमें मेरे भी सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल एंड यूनाइटेड आएंगे। आई थिंक ये मतलब बेसिकली ऑर्डर हमने अभी नहीं बताया बट ये 4 लोग होंगे जो कि चैंपियंस लीग की प्लेस सिक्योर करने वाले इन द नेक्स्ट सीजन एंड इसके पीछे भी रीजंस हैं। पहली बात तो अगर मैं ऑर्डर बताऊं कि क्या एग्जैक्टली ऑर्डर होगा मेरे लिए, आई थिंक 4th पे यूनाइटेड फिनिश कर रही है, अच्छा 3rd पे लिवरपूल होगी, हाँ 2nd पे मैन सिटी है हैं? एंड 1st पे आर्सेनल है। एंड इसके क्या बात पीछे कर का रहे हो डेफिनेटली रीजन है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो सिटी कह रहा है उससे भी मैं एग्जैक्टली डिसएग्री नहीं कर सकता क्योंकि वो भी एक्चुअली में सही मेरा है। इंस्टिंक्ट तो यही है कि सिटी होगी। हाँ मैं वो प्रोबेबिलिटी वाइज भी एक्चुअली में देखा जाए तो सिटी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी जीतना। बट एंड तुम 4th और 3rd की बात कर रहे हो तो एज आई सेड मैंने लिवरपूल का इतना रिसर्च नहीं करा, बट जिस तरीके से यूनाइटेड गेन कर रही है मार्केट में आई थिंक दे शुड बी टारगेटिंग फॉर 3rd। करना तो इन्हें चाहिए ही क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स ले ये लोग, प्लस 3rd सीजन इन चार्ज है टेन हैग का। बट क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो डिफरेंट है। बट मैंने क्यों ये पोजीशंस एग्जैक्टली रखी हैं, स्टार्टिंग विद लिवरपूल या फिर यूनाइटेड कह सकते हैं हम लोग। यूनाइटेड 4th क्यों आएगी? यूनाइटेड ने बहुत सारे चेंजेस करे, अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए जो कि बहुत टाइम बाद आके खेलने वाले हैं एंड हमने अभी यूनाइटेड का जो एक पूरा प्रीव्यू बनाया था सीजन का उसमें भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि नए प्लेयर्स तो है बट उसके साथ के साथ काफ़ी ऐसे प्लेयर्स जो कि अभी तक टेन हैग के सिस्टम के अंदर सेटल ही नहीं हुए हैं क्योंकि इतनी इंजरीज थी। एंड ये इंजरी वाली प्रॉब्लम ये यूनाइटेड को देखनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि कॉन्स्टेंटली सिर्फ इनके प्लेयर्स क्यों हैं ऐसे जो कि ऐसी ऐसी इंजरी सस्टेन कर रहे हैं। बारसा मतलब बारसा, वैसे बारसा का भी कह सकते हैं बट वही है कि दोनों की मेडिकल टीम्स पे क्वेश्चंस आने चाहिए एंड डेफिनेटली यूनाइटेड में ये जो इंजरीज वाला पार्ट है ये लास्ट सीजन भी इनके सीजन को हैम्पर करा था, इस सीजन भी जैसे स्टार्ट हुआ इट लुक्स लाइक कि हैम्पर करेगा। तो आई थिंक इन कुछ रीजंस की वजह से आई थिंक इनकी स्क्वाड एक्चुअली में कॉम्पीट करनी चाहिए टॉप 3 के लिए, बट अल्टीमेटली लोग घिस पिट के कल 4th निकाल लेंगे। ऐसा भी हो सकता है शायद फाइनल डे पे 4th निकालें, इतना टाइट रेस एक्चुअली। इट्स आल्सो गुड गिवन कि पिछले 1-2 साल भाई कुछ भी करके टॉप 4 निकाल लो, आई थिंक वो सक्सेस है इनके लिए, उससे ज्यादा मानना भी नहीं चाहिए। लिवरपूल क्यों 3rd फिनिश करेगी अहेड ऑफ टीम्स लाइक चेल्सी, यूनाइटेड, टॉटनहम, जबकि इन लोगों ने एक भी प्लेयर अभी तक साइन नहीं करा और इनका मैनेजर जो है वो क्लॉप से डाउनग्रेड है। इनका सिस्टम सेम है, इनके प्लेयर्स डिट्टो सेम है, बस लिटरली इनका मैनेजर डाउनग्रेड हुआ है। तो नेट इफेक्ट इफ यू लुक एट इट तो माइनस ही है, नेगेटिव में ही है। बट आई स्टिल थिंक क्यों ये लोग इनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, इट इज ओनली बिकॉज टीम कांस्टेंट है, वही प्लेयर्स है, सबको अपने रोल्स पता है। आर्ने स्लॉट का सिस्टम, स्टाइल ऑफ प्ले वो ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर टू जर्गन क्लॉप। अच्छा सो वो सिस्टम चेंज करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट ऑल्दो एक और जो सेगमेंट है या मैं अभी बता देता हूँ भाई, आई थिंक मेरे लिए लिवरपूल वो टीम होने वाली है जो सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा करेगी बट इट इज़ वेरी पॉसिबल कि अंडर डिलीवर करें। हाँ मुझे भी लगता है ये, एंड वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो पूरा हमारा अजम्पशन है कि वो आके इम्प्लीमेंट भी कर देगा टैक्टिक्स, सब लोग समझ भी जाएंगे, सब हंकी डोरी होगा, सब लोग पहुंच भी जाएंगे आगे, इतना आसान तो नहीं है भाई। प्रीमियर लीग वैसी बहुत कंपेटिटिव है। जर्गन क्लॉप को आपने रिप्लेस करना आर्ने स्लॉट से जो कि इतना ज्यादा रेप्यूटेड मैनेजर नहीं है, एंड जर्गन क्लॉप खुद लास्ट सीजन 3rd आया था। तो मतलब डिस्पाइट वो जो इमोशनल चीज थी कि भाई मैं जाने वाला हूं, लास्ट सीजन है, हाँ, सब सोचे थे कि अब से तो ये हर मैच जीतने वाला है, राइट, तब जाके वो 3rd आया था। सो आर्ने स्लॉट आ गया है एंड उसके बाद सब लोग इतना आराम से करके वो 3rd वापस निकाल लेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। बट स्टिल इफ यू लुक एट इट वही पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मिला के तो यूनाइटेड, चेल्सी, स्पर्स, इन तीनों में नेगेटिव्स इतने हैं कि वो अल्टीमेटली थोड़ा आउटवे कर देते हैं। आई थिंक यूनाइटेड तो भाई क्लाउन शो है, बट आई स्टिल बैक देम टू कम थर्ड। आई वुड लाइक टू सी दैट। सो तुम्हारे लिए लिवरपूल 4th होगी? ओके, मेरे लिए लिवरपूल 3rd है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीजन की शायद स्टेबल है, थोड़ी स्टेबल है स्क्वाड थोड़ी। 2nd मैन सिटी एंड 1st आर्सेनल, एंड इन दोनों की साथ में बात करनी पड़ेगी मुझे कि मेरे लिए 1st मैन सिटी है, ओके, एंड 2nd आर्सेनल है। आर्सेनल ने लास्ट सीजन लास्ट डे तक खींचा था मैन सिटी को, उसके बाद मैन सिटी ने अल्वारेज लूज करा एंड कोई प्लेयर साइन नहीं करा। आर्सेनल ने ऑन द अदर हैंड दे साइन कैलाफ्यूरी।
अभी मिकेल मेरिनो की बात चल रही है कि उसको भी शायद ये लोग ले लेंगे। आर्सेनल अपनी स्क्वाड अपग्रेड करी है, मैन सिटी की स्क्वाड वही की वही है। नाउ यू कैन स्टिल से कि मैन सिटी की स्क्वाड इतनी अच्छी है कि वो अपग्रेडेड आर्सेनल से भी बेटर है। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सिटी की स्क्वाड सेम ही है पिछले 2-3 साल से। पिछले साल ये लोग ट्रेवल जीते, सेम स्क्वाड के साथ पिछले साल ये लोग मतलब इन कंपैरिजन काफी लो परफॉर्मेंस थी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऐसे आएंगे। ओके, तो वो स्क्वाड सेम रहेगी लेकिन परफॉर्मेंस अपग्रेड देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। हो सकता है। आई थिंक मेरा उल्टा है, मुझे लगता है कि सिटी एक बहुत स्लाइट डिक्लाइन मिला है देखने को, बहुत ही स्लाइट। तो मुझे लगा कंटिन्यू होगा। अब हो सकता है कि वो और कंटिन्यू हो सकता है ऊपर जाए। मतलब गॉर्डियोला और जो प्लेयर्स है जिस लेवल के चैंपियंस हैं, मतलब मैं तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये लोग कम बैक कर लेंगे। मुझे लगता है कि अगर ये आर्सेनल का साल नहीं है तो फिर आर्सेनल का साल नहीं आ सकता, क्योंकि सिटी ने कंटिन्यूसली अपनी स्क्वाड अपग्रेड करी है हर साल। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने कोई साइनिंग नहीं करी, प्लस उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर अल्वारेस वो चला जा चुका है। आर्सेनल ने ऑन द अदर हैंड कैलाफियोरी साइन करा, जो कि इज अ क्लास डिफेंडर। मिकेल मेरिनो ने अभी फाइनल में गोल मारा था यूरो के, डिस्पाइट बीइंग अ मिडफील्डर। सो अगर ये लोग नहीं करते अल्टीमेटली सरपास, तो फिर मुझे लगता है कि भाई सैक आर्टेटा, क्योंकि इतने साल अगर आपको दे दिए और अगर आप एक ट्रॉफी डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, और आप वही कहोगे कि भाई वो पेप गार्डियोला की मैन सिटी है। इसको तो हमने डिबंक कर रखा है पहले कि हाँ वो प्रीमियर लीग ना जीता चलो फिर भी एक्सक्यूजेबल है, बट अगर यूनाइटेड जैसी टीम पिछले 2 साल में 2 ट्रॉफी जीत रही है तो आर्सेनल के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। एटलीस्ट कोई ट्रॉफी तो जीतो, कुछ तो जीतना पड़ेगा। एंड इतने पैसे खर्च कर रहे हो, इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो आर्टेटा पे, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है इस चीज का। मतलब चावी जैसे लोग और पूरे वर्ल्ड में हर आज के डेट में मैनेजर का टर्नओवर टाइम कितना होता है? 2-3 साल परफॉर्म नहीं करा पक्का वो कर देते हैं, उसको सैक कर देते हैं। तो आर्टेटा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों ले? इसका फ्लिप साइड लेकिन ये है कि यार सब गलती कर रहे हो तो हम थोड़ी गलती करेंगे। अगर सब कुएं में कूदे तो हम क्यों कूदें? हमें तो बैक करना है। तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव समझता हूँ, बट आजकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बेसिस पे किसी भी मैनेजर को इतना लीवरेज नहीं मिलता। एंड मुझे वही लगता है कि हमने पहले लास्ट सीजन में डिस्कस करी थी कि आर्सेनल को एक कॉम्पिटिटिव टीम बना देना, वो आर्टेटा ने बहुत अच्छा काम करा है। बट क्या वो एक बंदा है जो कि वो फाइनल लीप ले सकता है और टाइटल जिता सकता है? वो इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि अभी तक जीता नहीं। तो प्रीमियर लीग में आई थिंक अगर होप है प्रीमियर लीग की कि वो फार्मर्स लीग नहीं बनेगी, तो इस साल है। अगर इस साल भी सिटी जीत जाती है देन इट मीन्स कि कोई घंटा कोई compete नहीं कर सकता इनके साथ। हाँ, वैसे बॉर्डरलाइन फार्मर्स लीग तो है ही भाई, 4 है साल इस टाइम पे, से राइट। तो मेरे लिए दिस इज द ईयर ऑफ होप, एंड मुझे लगता है कि इस साल फाइनली आर्सेनल टाइटल लिफ्ट कर सकती है, एंड दैट इज आई एम गोइंग विद आर्सेनल एंड सिटी नेचुरली देन सेकंड आएगी। बट इसके नीचे जो यूरोपियन प्लेसेस होती हैं, एंड मैंने क्यों टॉप 7 तक बनाया, क्योंकि सारी टीम्स रेलिवेंट है। एंड ये लिस्ट से ही समझ जाएंगे लोग कि भाई इतनी कॉम्पिटिटिव लीग है ना प्रीमियर लीग एक्चुअली में। 5th में गया हूँ स्पर्स के साथ। स्पर्स के साथ मैं क्यों गया हूँ, ये लोग लास्ट सीजन भी 5th फिनिश करे थे। इस सीजन आई थिंक जस्ट बिकॉज लास्ट सीजन को थोड़ी इंजरीज हो गई थी, एंड पोस्टेकोग्लू का फर्स्ट सीजन था। उसके कोचिंग करियर में हमेशा सर आएगी फर्स्ट सीजन में उनके प्लेयर्स को मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, अडाप्ट करने में प्रॉब्लम हुई है उसके सिस्टम से। सेकेंड सीजन से दे आर अप एंड रनिंग। ठीक है। सो और पोस्टेकोग्लू का स्टाइल ऑफ प्ले भी काफी इंटरेस्टिंग था देखने को। सिटी को कभी टॉटनहम को पहले ट्रेन नहीं करा और वही थोड़ा बॉटलिंग फैक्टर आता है, दैट इज व्हाई आई थिंक ये लोग टॉप 4 नहीं निकाल सकते। आई थिंक 5th ये लोग आ सकते हैं इस टाइम पे। एंड टाइम पे लास्ट सीजन में तो चल रहा था कि ये लोग टॉप 2 टॉप 3 में आएंगे। स्टार्ट तो ये लोग वैसे ही करते हैं भाई, लगता है कर जाएंगे। बट मुझे वही लगता है कि इस बार प्लस इनके पास वो डोमिनिक सोलांके आ गया है, जो कि सब लोग सोच रहे थे कि एक स्ट्राइकर इन्हें प्रॉपर आउट एंड आउट चाहिए, अब वो लोग फाइनली ले भी आए उसे। तो हो सकता है इसके सिस्टम में वो चीज़ काम करे, क्योंकि रिचार्लिसन जैसे प्लेयर्स तो घंटा कुछ नहीं करने वाले। सो इसलिए आई थिंक एक वो लीप ले सकती है स्पर्स यहाँ पे, एंड इसलिए मेरे ओपिनियन में ये लोग 5th फिनिश करेंगे। नाउ इसके नीचे जो टीम्स हैं, एंड न्यू कासल आई थिंक 7th आएगी, 6th आएगी सॉरी। ये लोग लास्ट सीजन 7th थे, एंड नाउ इस बार ये लोग 6th के लिए मैं कह रहा हूँ। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सीजन प्रीमियर लीग के अंदर न्यू कासल वॉज अ टीम जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी एक्चुअली में इंजरीज से। कुछ प्लेयर्स इनके बैटिंग में फंस गए, कुछ प्लेयर्स इनकी इंजरी हो गई कि इनकी मेन टीम ही नहीं खेल पा रही थी। एंड एडी हाउ ने दिखा चुका कि वो टॉप 4 निकाल सकते हैं। प्लस अगर जनवरी ट्रांसफर विंडो आती है तो इनकी जो फाइनेंशियल बैकिंग है, हो सकता है लोग प्लेयर्स भी लिए हैं। आई थिंक एडी हाउ को फाइनली अपनी पूरी स्क्वाड मिलेगी खिलाने को, एंड वो पूरा यूज टू है सब लोग उसके सिस्टम से। सो सिर्फ इस रीजन की वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनका एक कमबैक देखने को हमें मिल सकता है, एंड वो चेल्सी के ऊपर फिनिश कर सकते हैं। भाई मुझे लगता है कि क्या न्यू कैसल जैसी टीम, अगर तुम इतनी तारीफ कर रहे हो, टॉप 4 में नहीं आ सकते भी। मैं वही कह रहा हूँ, और मेरी डार्क हॉर्स टीम एक्चुअली न्यू कासल है।
मतलब मैं ये कहूंगा कि टॉप 4 जो अभी हमने बोले हैं बहुत ऑब्वियस है वो सबके लिए कि मतलब वो बड़े क्लब्स हैं। अगर लिवरपूल में चीज़ें क्लिक नहीं करती या फिर यूनाइटेड अपनी क्लॉनरी पे आ जाती है, आई थिंक न्यूकैसल जैसी टीम्स दोबारा टॉप 4 में आ सकती है। एस्टन विला जैसी टीम, भाई एस्टन विला की बात करूंगा, आई थिंक वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट न्यूकासल इनके पास कोई यूरोपियन कंपटीशन नहीं है खेलने के लिए। ये लोग पूरा फोकस प्रीमियर लीग पे कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई मेरी डार्क हॉर्स टीम न्यूकासल है, जो कि सब लोग एक्सपेक्ट करें, सब लोग थोड़ा भूल गए उन लोगों को, क्योंकि अभी लास्ट सीजन अच्छा नहीं गया उनका, 8th पे फिनिश करे थे या 7th पे फिनिश करे थे। इस सीजन आई थिंक हमें उनका कमबैक देखने को मिल सकता है। जो लोग सोच रहे हैं कि वो उतना अच्छा नहीं खेलेंगे, उससे बेटर वो लोग एक्चुअली फिनिश कर सकते हैं। सो मेरी डार्क हॉर्स टीम न्यूकासल है, बट स्टिल आई हैव प्लेस्ड देम 6th। एंड जो फाइनल टीम है 7th पे, दैट इज चेल्सी। एंड चेल्सी का सब लोग कहेंगे, एंड आई थिंक ये लोग लास्ट सीजन 6 पे फिनिश करे थे, नाउ मैं कह रहा हूँ लोग 7th पे करेंगे। तो डिस्पाइट हैविंग अ बेटर टीम, ये लोग एक शिफ्ट करने वाले हैं और नीचे गिरने वाले हैं, जस्ट बिकॉज प्रीमियर लीग में कॉम्पिटिशन इतना है। बाकी टीम्स इतनी अच्छी हो गई हैं, इनके पास एक नया मैनेजर है, ये लोग रैंडमली प्लेयर्स ला रहे हैं। मतलब आपने अपग्रेड करा, इसका तो ये नहीं कि बाकी टीम्स अपग्रेड नहीं करा, एंड ये लोग रैंडमली इतने सारे प्लेयर्स ला रहे हैं कि इनका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। भाई मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ, मैंने पूरी अच्छे से रिसर्च नहीं करी इसके ऊपर, इसलिए मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। मेरा क्वेश्चन है, हाउ आर दे साइनिंग सो मेनी प्लेयर्स? लास्ट टाइम मैंने सुना था कि ये लोग वही है कि 10-10 साल 8-8 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो वो मार्केट वैल्यू जो है वो डिवाइडेड बाय 8 हो गया। अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, वो मान लो 100 मिलियन का प्लेयर आपने 10 साल के लिए साइन करा, तो वो 10-10 मिलियन हर साल कट रहे हैं। हाँ, अभी भी इनका वही है भाई, अभी भी है, लेकिन अक्यूमुलेट हो गया, इतना पॉसिबल कैसे है? मतलब वही है कि इनके फाइनेंस इतने अच्छे हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। आई थिंक फाइनेंसेस तो इनके अच्छे हैं, क्योंकि इनका वो अकेडमी भी बहुत चलती है इनकी। ये लोग प्लेयर्स बेस से, तो ये लोग काफ़ी सेल से मनी जनरेट करते हैं। प्लस ये लोग, इनका बिजनेस इतना स्मार्ट है एक्चुअली, इफ यू लुक एट इट। इन लोगों ने कोल पामल को अभी न्यू डील दे दी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी नहीं हुआ था, और वो डील है 2033 तक। भाई मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। मैं बताऊँ क्यों बेवकूफ़ी नहीं है? क्योंकि अगर जिस तरीके से खेल रहा है, मैं कोल पामर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इन जनरल जो मॉडल है उसके लिए कह रहा हूँ। अच्छा, ओके, कोल पामर तो ऑफकोर्स तगड़ा है, बट ये जो आप 8 मुद्रिक जैसे बंदे को आप लोग जो जितने सालों के लिए साइन कर रहे हो 100 मिलियन दे के, ये बेवकूफ़ी नहीं है क्या? पहली बेवकूफ़ी, आपने ऐसे प्लेयर्स को ओवर पे कर रखा है। 100 मिलियन कौन देता है भाई? दूसरी बात, आपने इतने सालों के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया कि बंदे को बाद में रिलीज करना आप चाहो भी तो होता है, बहुत बड़े घाटे भी रिलीज करोगे, या फिर आप फंसे रह जाओगे कि भाई कैसे रिलीज करूंगा, खरीदने को तैयार नहीं है। तो आपने अपने लिए एक दलदल बना रहे हो, जो कि अभी शॉर्ट टर्म में देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने एक लूप होल निकाल लिया, उससे बहुत सारे प्लेयर साइन कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चांस है कि दिस कैन कम बैक टू ईट यू। मुझे ऐसा बस नहीं लगता। आई थिंक इनने एज अ बिजनेस बहुत अच्छी साइन करी हैं ये चीज़ें, बट इन लोगों ने एज अ फुटबॉल क्लब अच्छा साइन नहीं करा फुटबॉलिंग टर्म्स में, मतलब। हाँ, एंड मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक चेल्सी धीरे धीरे एक फीडर क्लब बनने का सोच रहा है। ये सारे यंग प्लेयर्स जिन्होंने अभी साइन कर लिए लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट पे, कभी ना कभी तो ये लोग क्लिक करेंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी है, एंड जब ये लोग क्लिक करेंगे तो ये लोग उन्हें बेच देंगे एक हाई अमाउंट पे। वंस अगेन, अगर आप प्लेयर्स ले ही 80-100 मिलियन पे रहे हो, तो आप कितना ही प्रॉफिट कमा लोगे? इन्फ्लेशन भी तो होता है। इन्फ्लेशन होगा ना, आई थिंक मतलब बेसिकली इनकी जो प्राइस है, कोल पामर का डेफिनेटली रीजन ये था कि इसने जैसा भी परफॉर्म कर दिया है, जब तक इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होकर हमें रिन्यू करना पड़ेगा, तब तक इसकी प्राइस अलग लेवल चली जाएगी। तो इन लोगों ने अभी से टाई डाउन कर लिया उसे। बट ये जो पूरा इनका चेंज हो रहा है धीरे धीरे, कि लोग फीडर क्लब बनने का सोच रहे हैं, जैसे डॉर्टमुंड है कि हम प्लेयर्स डालेंगे बाहर। एज अ बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसे बहुत कमाएंगे उससे। बट ग्लोरी ये लोग भूल जा रहे हैं इसके चक्कर में, एंड इसलिए जो जिनका अटैचमेंट नहीं होता फुटबॉल से, जिन ओनर्स का, उनको लाने का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि ये लोग सिर्फ एज अ बिजनेस देखेंगे और क्लब की ग्लोरी भाड़ में जाएगी, जैसे यूनाइटेड की गई थी। तो ये इस चीज में आई थिंक चेल्सी का इट इज सैड टू सी कि लोग ऐसा सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं, देन अगेन हो सकता है डिफरेंट। अभी कुछ साल पहले यूसीएल जीते थे भाई, वही 2-3 साल पहले यूसीएल जीते थे। कोई सोच सकता है कि चेल्सी इस टाइम पे जिस हालत में ये लोग यूसीएल जीते थे? मुझे तो वो भी थोड़ा सरप्राइज था वैसे, जो यूसीएल जीत गए थे। वही थॉमस टुगल की थोड़ी ब्रिलियंस थी उसके अंदर, बट आई थिंक सो कि जो भी ये लोग सोच रहे करने का, ये बैकफायर भी कर सकती है, एंड हो सकता है कि बिजनेस के हिसाब से इनकी काफी अच्छी बहुत रिस्की प्लान पे चल रहे हैं लोग। राइट। एंड टॉप 7 मैंने 8 टीम मेंशन नहीं करी, दैट इज एस्टन विला, जो सब लोग सरप्राइज्ड होंगे। क्यों मैंने मेंशन नहीं करी? क्योंकि इन लोगों ने अभी लोग आमिदू उनाना लिया है, बट दे हैव आल्सो लेट गो ऑफ प्लेयर्स लाइक डगलस लुइस एंड मूसा डियाबी भी इन लोगों ने अल इत्तिहाद को बेच दिया। आई थिंक द ओनली रीजन वाई, क्योंकि इनके प्लेयर्स अच्छे, इनकी स्क्वाड अच्छी है, ये लोग नहीं आ पाएंगे आगे, इज बिकॉज ये लोग चैंपियंस लीग में है। इन्हें चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग दोनों साथ में करनी है। इनका मैनेजर उनाई एमरी है, जो कि इन एब्सोल्यूट सेंस काफी अच्छा मैनेजर है, बट वो इन दोनों चीजों को साथ में उसने कभी भी एक क्लब के अंदर मैनेज नहीं कर पाया अच्छे से।
सो फॉर दैट रीजन आई थिंक ये दोनों चीज़ों में ध्यान देना बहुत टू मच हो जाएगा इन लोगों के लिए। बहुत टाइम बाद ये लोग ऐसे यूरोपियन कंपटीशन में खेल रहे हैं, चैंपियंस पर लीग मुझे में। ऐसा लगता है उसे तुम ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। यू थिंक ऊपर आ मुझे जाएंगे लगता है ऊपर आ सकते हैं। इस टीम में से किसके ऊपर आ एमी सकते हैं? मार्टिनेज, चेल्सी। हाँ चेल्सी चेल्सी ऊपर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं भाई। ओके। चेल्सी क्या कर रही है, जो फिलिक्स के पीछे पड़ी हुई है, हाँ, जो फिलिक्स आने की तो वजह से जाने क्यों दिया था फिर, अब वापस क्यों लेके आ रहे हो? राइट। तो आई थिंक फ्यूअर ऑप्शंस एंड फ्यूअर सुपरस्टार्स मेक्स मोर सेंस। एंड थोड़ी वो नो क्रैप मैनेजर एंड नो क्रैप प्लेयर्स भी हैं थोड़े से। तो मुझे तो लगता है कि इन पे है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉप 4 में आ जाएंगे दोबारा, बट 8 सुपर आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नाउ फाइनली कौन सा प्लेयर हो जो सबसे पहले सैक होगा? प्लेयर नहीं, मैनेजर। मैनेजर, डू यू हैव एनी ओपिनियन? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई। गोर्डियोला नहीं हो सकता, आर्टेटा नहीं हो सकता। हाँ, लिवरपूल का तो मैनेजर अभी है, तो वो हाँ, सैक नहीं हो हो जाएगा। सकता। टेन हैग हो मेरा इसमें सकता टेन हैग है, नहीं है। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हाँ। भाई। चेल्सी हाँ, सही पकड़े। मुझे लगता है चेल्सी का मैनेजर सैक होगा, एंजो मरेस्का जो है इनका न्यू मैनेजर। एंड क्यों? क्योंकि इस ओनरशिप के अंडर वही। पिछले 2-2.5 साल में ये लोग 6 मैनेजर्स चेंज कर चुके हैं। 2-2.5 साल में 6 मैनेजर्स। ग्राहम पॉटर, पोचेटिनो, तुखेल, ये सब लोग आ चुके हैं। एंजो मरेस्का भी अभी आया है। कोई कैसे ना सोचे कि ये लोग इतने रिएक्शनरी नहीं होंगे और ये लोग सैक कर देंगे इसको। तो आई थिंक मेरे लिए भी जो बंदे की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सैक होगा, जितनी भी टीम्स हमने डिस्कस करी, आई थिंक सबसे ज्यादा सैक होने, क्योंकि ये नॉटिंघम फॉरेस्ट नीचे जो प्लेयर्स हैं उनके तो हो ही सकते हैं सैक। आई थिंक सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी बिग टीम में तो वो चेल्सी में। क्योंकि अगर टेन हैग टॉप 4 में लिया यूनाइटेड को, आई थिंक इट्स अ फेयर बार्गेन, हाँ, तो उसको रख लेंगे। नहीं, और सैक होगा भी तो हो सकता है सीजन के एंड में सैक हो। चेल्सी का तो अच्छा, ऐसे ये लोग हो सकता है risk है। बीच में सैक कर दे भाई, risk है इस लेवल का इन लोगों का है। बट नाउ फाइनली जो लास्ट कुछ है उनको हम डिस्कस करते हैं। गोल्डन बूट, आई डोंट थिंक देयर इज मच टू डिस्कस। चेल्सी सिटी सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करती है, सबसे ज्यादा गोल्स मारती है। आई थिंक हालैंड होगा भाई। कंटिन्यूइंग हालैंड हो सकता है, मतलब एक कंटेंशन में मोहम्मद सलाह हो सकता है, या कोई आउट ऑफ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नया निकल के आ जाए, जैसे पाल्मर ने लास्ट टाइम दे दिया था चांस। रैशफोर्ड क्या पता चांस दे दे, बट मजाक कर रहा था भाई मैं। आई थिंक अल्टीमेटली अर्लिंग हालैंड कंफर्टेबली जीतने वाला है, एंड इसलिए ही विल बी कंटिन्यूइंग। हैरी केन भी नहीं रहा अब तो। हैरी केन भी नहीं रहा अब तो, राइट। आई थिंक अर्लिंग हालैंड, फॉर यू आल्सो अर्लिंग हालैंड। प्लेयर ऑफ द सीजन कौन हो सकता है? एंड यहाँ पे हम लोग हमारा डिफर करेगा ये चीज़, क्योंकि मैंने आर्सेनल को जिताया। आर्सेनल जीतती है तो उसके लिए की प्लेयर कौन होगा? आई थिंक साका होगा, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक साका जीतेगा प्लेयर ऑफ द सीजन। अभी फोर्डन था ना? हाँ, आई थिंक रॉड्री हो सकता है प्लेयर ऑफ द सीजन। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर जैसे उसके आजकल एस्ट्रोलॉजी वाइज ऐसे अच्छे चल रहे हैं उसके भी टाइम। नहीं, दैट्स अ फेयर शॉट एक्चुअली। अगर सिटी जीतती है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रॉड्री प्लस अभी जितनी उसकी पीआर हो गई है ना बैलेंडोर के चलते हुए, आई थिंक उसको इतनी रिकग्निशन तो मिल जाएगी कि अगर सिटी जीतेगी भी कुछ तो उसको एक अलग मिलेगा रिकग्निशन। सबको पता है इसका अच्छा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो है, वरना मिडफील्डर्स के लिए यूजुअली मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक हालैंड को तो अगर गोल्डन बूट मिलना तो ही वोंट गेट द बेस्ट मिलेगा। हाँ, डी ब्रुयना ही कैन, बट क्या वो इंजर ना हो जाए, कितना खेलेगा, राइट। बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं। फोर्डन क्या रिपीट कर सकता है? थोड़ा अनलाइकली है कि 2 लगातार वो प्लेयर ऑफ द सीजन जीते। तो मुझे लग रहा है कि रॉड्री इज अ सेफर बेट। ओके, मतलब बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए आई थिंक रॉड्री। फेयर। नाउ जो यंग प्लेयर ऑफ द सीजन है वो कौन निकल के आ सकता है? आई थिंक मेरे ओपिनियन में 2 प्लेयर्स हैं, दोनों यूनाइटेड से हैं, क्योंकि बाकी प्लेयर्स की मैंने जितने लोग की एज देखी, साका की एज देखी मैंने, वो 22 साल का हो चुका है। इसका क्राइटेरिया ये है कि 21 साल से कम का होना चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। अच्छा, तो उसे मिल जाएगा। नाचो 20 का है अभी, कोई मैंने 19 साल का है। आई थिंक इन दोनों का ब्रेकआउट सीजन हो सकता है, एंड ये लोग काफी अच्छा। एंटनी का आई डोंट नो, बट आई थिंक वो 21 के ऊपर है। तो आई थिंक गर्नाचो का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि उसकी पीआर भी एक्चुअली में, एंड सिटी में भी मतलब जितने भी प्लेयर थे सब लोग, ऑस्कर बॉब वो हो सकता था, बट वो बंदा 5-6 महीने के लिए इंजर हो गया। अब उसकी वो बोन फ्रैक्चर हो गया उसका, तो वो अनफॉर्चुनेट है, बट वो बाहर हो जाएगा। बाकी जितने भी प्लेयर्स का मैंने सर्च करा सब लोग 21 के ऊपर। फिलिप्स है उनका एक बंदा, वो कितने साल? कैल्विन फिलिप्स, वो तो बाहर चला गया ना अब, वो सिटी में। अच्छा, हाँ, सॉरी। प्लस वो भी थोड़ा 21 के ऊपर था वो। तो आई थिंक जो यंग प्लेयर्स मैं सोच सकता हूँ जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं टीम को, ये 2 प्लेयर्स हैं। एंड आई थिंक जीत सकता ज्यादा गर्नाचो है, क्योंकि ज्यादा फ्लैशी प्लेयर है, प्लस आई स्टिल बिलीव कि कोबी मैनो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द गेम स्टार्ट करेगा। गर्नाचो के साथ शायद वो ना हो जाए कि या तो स्टार्ट नहीं कर रहा तो अपनी पोजीशन नहीं मिल रही, राइट विंग पे जबरदस्ती खिला रहे हैं उसको। कोई मैंने स्टार्ट तो करेगा ही, अपना स्टार्ट तो करेगा ही, और अपनी प्रेफर पोजीशन पे करेगा, तो चांसेस हैं उसके। बट गर्नाचो बीइंग अ फॉरवर्ड
एक एज तो रहता है हमेशा। ज्यादा इजी है देना, राइट। चेल्सी के पास से कोई नहीं निकल सकता, चेल्सी के इतने सारे चेल्सी में young भाई players हैं। ये सारे 21 के ऊपर है भाई। मुझे वही लग रहा था कि कोल पामर को ऑलरेडी मिल गया लास्ट सीजन, तो उससे तो मिलेगा नहीं अब। बाकी जितने प्लेयर्स हैं सब 21 के ऊपर है। सो जस्ट ऊपर होंगे मतलब। हाँ ऐसे ही 21 या क्या अभी हो गए होंगे 21 के, सीजन स्टार्ट नहीं हुआ अभी, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक मैं वही देख रहा हूँ कि कौन सा प्लेयर जो कि अपनी टीम को कंट्रीब्यूट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लस टीम को भी एक डिसेंट जगह पे फिनिश करना पड़ेगा ताकि वो जीतने play के लिए। करे। हाँ ऐसा नहीं कि 10th आ रहे हो और आपको मिल जाए। हाँ, तो आई थिंक गर्नाचो का बहुत ही रियलिस्टिक चांस है। एंड फाइनली जो मैनेजर है आई थिंक वो हमारे लिए बहुत ईजी है, इसमें डिस्कशन ज़्यादा नहीं होगा। अगर तुम्हारे लिए सिटी जीती है देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी पेप गार्डियोला। मेरे लिए आर्सेनल जीत रही है तो इट इज गोइंग टू बी मिकेल आर्टेटा फाइनली। एंड ये हमारी प्रेडिक्शंस थी प्रीमियर लीग के लिए, काफ़ी फायरी प्रेडिक्शंस हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर सब लोग कुछ ना कुछ डिफर करेंगे हर जगह, काफी डिसएग्रीमेंट्स होंगे, राइट। सो जो भी हो आप अपने कमेंट्स में बताना। इस तरीके से हम लोग वीडियो एंड करते हैं। जो टॉपिक डिस्कस करें एज ए सेट कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्रिकेट फुटबॉल दोनों का। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब भी कर दो भाई हमारे चैनल को, अगर आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहिए बेल आइकन भी दबा देना। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोल दी। फाइनली जो नेक्स्ट वीडियो देखनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? आपको उधर मुहूर्त के नीचे दिख जाएगी, उसको भी जाके देखिए और वहाँ पे कमेंट करके बताइएगा आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।